क्या मैं यहां पर राइट हूं या रॉन्ग हूं? सही बताना। क्या ऐसी जानकारी कोई शेयर करता है अपनी? प्रोजेक्ट लिखने के लिए लोग लाखों रुपए ले लेते हैं, हजारों रुपए कमाते हैं। क्या कोई ऐसी जानकारी शेयर करता है कि मैं यहां से उठाता हूं डाटा, या यहां से मैं फटाफट लिख लेता हूं? ये डाटा आपके साथ कोई शेयर नहीं करता है। लेकिन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपके साथ संबद्ध है, बाधित है, आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए। आप प्रपोजल राइटिंग कीजिए, आप पैसा कमाइए, कोई बुराई नहीं है, हम मना नहीं करते, है ना। तो यहां पर आपको कुछ इस प्रकार से जो है अपना पूरा प्रपोजल आप लिख सकते हैं। एक एडिशनल हेल्प के लिए मैंने आपको टूल प्रोवाइड कर दिया है। टूल का लिंक मैंने आपको चैट बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। टीम से मेरा निवेदन है, एक बार फिर से चैट बॉक्स में आप जो है कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। ये टूल्स हर कोई शेयर नहीं करता है, ठीक है। अपने टूल्स कोई नहीं देता किसी को, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसका कारण यही है कि आप लोगों को आगे लेके जाना है, हमें बढ़ाना है आगे। और यकीन मानिए कि अगर अब भी आप में से कोई संस्थान ऐसा है जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो यकीन मानिए कि आप अपना डे पर डे एक बहुत बड़ा लॉस करते जा रहे हैं। आने वाले जून माह से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ संबद्धता बहुत टफ होने वाली है। आने वाले समय में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्धता लेना आसान प्रोसेस नहीं रहेगा। आने वाले समय में ये जो फ्री एजुकेशन आपको मिल रही है, पेड कोर्सेज के अंदर आपको मिला करेगी, जो कि रेट्स में भी हायर हो चुकी होंगी, ठीक है। सिर्फ जो है आपकी साप्ताहिक बैठक हुआ करेगी, ऑनलाइन एक मीटिंग हुआ करेगी बस केवल। तो अभी तक अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से नहीं जुड़े थे तो जुड़ जाइए। अगर आप लोग सिर्फ अपना फायदा देखकर चल रहे हैं, यार हम जुड़ गए हैं बहुत अच्छी बात है, किसी और को नहीं पता लगने चाहिए टूल्स, तो समझ के चलिए कि आप अपने आप को नीचे डाउन की ओर लेके जा रहे हैं। अगर मैं भी यही बात सोचने लगूं कि मुझे जानकारी सिर्फ अपने तक रखनी, किसी को शेयर नहीं करनी है, तो क्या इन जानकारियों को आपको लाभ मिलता? क्या आप बिना पैसा खर्च किए कहीं भी प्रोजेक्ट अप्लाई करवा पाते अपना, है ना। तो अपनी भावनाओं को सही कीजिए। आपको फायदा मिला है तो याद रखिए लोगों को भी फायदा मिलना चाहिए, और संस्थाओं को बताइए महासंघ के बारे में, और लोगों तक शेयर कीजिए जी द एनजीओ गुरु चैनल को। और लोग जी जब यहां पर आपसे जुड़ेंगे ना, मैं आपसे गारंटी लेता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले समय में जितने भी एनजीओ महासंघ से जुड़ेंगी, उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलेगा। वो क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये अभी सरप्राइज है। आने वाले समय में जितने भी एनजीओ महासंघ से जुड़ेंगे, उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलने वाला है। क्योंकि यकीन मानिए उनके साथ ये कोर्स जो है 3,999 शेयर नहीं होगा। मानते हैं? मानते हैं इस बात को? मैंने बताया ना अभी आपको कि जैसे ही जून में नई साइट लॉन्च होगी, उसके बाद कोर्सेज के रेट हाई हैं। हम हमारे साथ एक और संस्थान अवेलेबल है जिन्होंने जो है एक प्रोग्राम लिया हुआ था, क्या नाम है, डिजिटल मार्केटिंग का। अगर वो अवेलेबल है तो एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। हेलो। हाँ सर, अवेलेबल हैं आप सर? हाँ हाँ सर, अवेलेबल हूँ। सर सर वैसे बताइएगा उस प्रोजेक्ट का, उस कोर्स का एक्चुअल मूल्य क्या है उसका वैसे? दो उसका ढाई तो लाख रुपए से कम है क्या? नहीं 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 है सर, नहीं है, ज़्यादा है। ज्यादा है ना 2-2.5 लाख से? हाँ हाँ, अगर ज़्यादा वो है। चीज हमें उतने में ही मिलती तो क्या 2.5 लाख दे पाते हम? नहीं नहीं सर। नहीं दे पाते ना। तो नहीं यकीन दे। मानिए कि जो चीजें अभी आप सीख रहे हैं, संबद्ध संस्थान हैं आप, यहां पर अब जो आगे सर्विसेज शुरू होंगी ना, वो कैसे शुरू होंगी बताऊं आपको। कुछ क्लासेस शुरू होंगी 1 साल पुरानी संस्थाओं के लिए, जो महासंघ से संबद्ध हुए, जिनको 1 साल पूरा हो चुका है। कुछ क्लासेस शुरू होंगी 1 साल पुरानी संस्थाओं, 2 साल पुरानी संस्थाओं के लिए। कुछ शुरू होंगी 3 साल पुरानी संस्थाओं के लिए। यानी कि क्राइटेरिया बांटा जाएगा, जैसे प्रोजेक्ट में आपका क्राइटेरिया होता है ना कि इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 3 साल वाली संस्थाएं अप्लाई कर सकती हैं। ऐसे ही कुछ कोर्स ऐसे होंगे जो सिर्फ पुरानी संस्थाओं को मिलते जाएंगे। तो नई संस्थाओं को वो अवेलेबल होंगे नहीं। अवेलेबल होंगे तो साइट पर अवेलेबल होंगे, जिसकी कीमत लाखों में होगी, वो ले नहीं पाएंगे। तो वो काम करवाने के लिए किसके पास आएंगे? अगर आप सीखकर काम की सर्विसेज दे रहे हैं तो आपके पास। जी सर। अगर आप द एनजीओ गुरु की फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम कर रहे हैं और द एनजीओ गुरु की फ्रेंचाइजी मॉडल पर आप कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं, वो आपके पास आएंगे। अरे फ्रेंचाइजी मॉडल है क्या?
कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल मतलब फ्री में पैसे कमाने का तरीका है वो। महासंघ आपको मौका देता है लेकिन आप लेते नहीं है। किसी को आपसे प्रोजेक्ट लिखवाना, कौन सा आपको लिखना है? अभी तो आप सीख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, द एनजीओ गुरु की टीम अवेलेबल है। अगर किसी को पैसा खर्च करके ही प्रोजेक्ट लिखवाना है, वो सीखने नहीं आएगा सर यहाँ पर। अगर सब लोगों की सीखने की नीयत होती तो यहाँ पर हम 5 7 9 पार्टिसिपेंट नहीं होते। जबकि आपके ग्रुप में कितने मेंबर हैं? जिस ग्रुप में लिंक आता है, कोई भी साथी चेक करके बताए मुझे प्लीज। ग्रुप में कितने मेंबर हैं? 9 मेंबर हैं। ग्रुप में 9 ही मेंबर हैं टोटल। यहां पर नहीं सर, व्हाट्सएप हाँ, वाले ग्रुप में। व्हाट्सएप वाले तो बहुत सारे हैं। सर सबने पैसा दे रखा है, हम्म। फ्री में कोई नहीं जुड़ा होगा ना 17 वहां पर। 17 17 मेंबर है सर, सबने पैसा दिया था। सीखने कितने आए? 9 ही आ रहे, 9। काम होमवर्क कितने लोग करके लेके आते हैं? 2 या 3। मैंने बताया ना, हर जगह परसेंटेज होता है 20% मैक्सिमम। तो यकीन मानिए बचे हुए 80% लोग आपसे सेवाएं लेने के लिए आएंगे। और करना क्या है, आपको पता है कि प्लेटफॉर्म कौन सा विश्वसनीय है, किस प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप अपने चार्जेस लीजिए, दिल ठोक के लीजिए, एग्रीमेंट पे लीजिए, भैया मेरा काम है प्रपोजल लिखना, मेरे प्रपोजल में कमी होगी मैं उसका जिम्मेवार हूं। हम एक बार लिख के देना पड़े चाहे 10 बार लिख के देना पड़े, एक बार सुधार करना पड़े उसमें 10 बार सुधारना पड़े, वो हमारी हेडेक है। ये चार्जेस लेंगे। पास होना नहीं होना वो आपकी संस्था की क्वालिटी पर भी निर्भर करेगा ना। सिर्फ प्रोजेक्ट से मतलब थोड़े होता है। प्रोजेक्ट कैसे मिलता है? डॉक्यूमेंटेशन, राइट, प्रीवियस एक्सपीरियंस, राइट, एनजीओ प्रोफाइल, राइट, आपकी वॉलेंटियर्स टीम यानी कि आपका स्टाफ, और लास्ट में आता है प्रोजेक्ट प्रपोजल। तो 5 चीजें होती हैं जिसके ब्याह पर आपको प्रपोजल मिलता है। अगर पांचों में से कोई भी कमजोर हो गई, प्रपोजल नहीं मिलेगा, ग्रांट नहीं मिलेगी आपको। अप्लाई चाहे आप 50 जगह कर दीजिए। सर सर टर्नओवर भी डिपेंड करते हैं। बहुत सारी चीज मैंने बता, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या हुआ सर? डॉक्यूमेंटेशन में तो आते हैं ना आपके ऑडिट, आईटीआर वगैरह सब चीजें। हम्म। तो उसमें ऑडिट के अंदर क्या देखा जाएगा? टर्नओवर भी देखा जाता है। और टर्नओवर कैसे बढ़ेगा जब तक आप कोई काम नहीं करेंगे? काम कैसे करेंगे? आपको कोई काम मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम कुछ करना नहीं चाह रहे। अरे कीजिए, महासंघ मौका दे रहा है आपको। सखी प्रोजेक्ट आपके लिए लॉन्च किया गया, महासंघ से संबंध संस्थाएं सखी पे काम कर सकती हैं, बहुत कम संस्थाओं ने लिया। कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रेंचाइजी मॉडल आपके लिए अवेल करवाया गया। अरे लीजिए, कॉस्ट टू सर्विस ले रहे हैं आप उसमें। ये पैसा कहाँ आएगा? आपकी संस्था में ही तो आएगा ना। कौन सा जी आप सर। अपना कंसल्टेंसी का रजिस्ट्रेशन करवा के बैठेंगे अलग से? संस्था के नाम से कंसल्टेंसी चलाएंगे ना आप। मैं आपको महासंघ के नाम से सर्विस देता हूं, चाहे कंसल्टेंसी के नाम से सर्विस देता हूं या किसी भी नाम से सर्विस देता हूं, आप अकाउंट में पैसा कौन से में ट्रांसफर करते हैं? माधव जन कल्याण फाउंडेशन के ट्रांसफर में, है ना। ऑडिट किसकी बढ़ रही है? टर्नओवर किसकी बढ़ रही है? माधव की। सिर्फ तरीका आपको दिया गया है, सिर्फ हम अपने चक्षुओं को नहीं खोल रहे हैं, अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलिए। आपका कुछ नहीं जा रहा। अगर आपसे किसी काम के लिए सिक्योरिटी ली गई तो आपके बैंक में ट्रांजैक्शन तो बड़ी, देने की भी। सिर्फ लेने को ही ट्रांजैक्शन नहीं कहा जाता, लेने के साथ वो खर्च भी होना चाहिए। ऑडिट क्या कहती है आपकी? इनकमिंग प्लस आउटगोइंग, राइट? कितना राइट आया ना? और राइट सर। अगर आपने माधव को दिया है तो आप उसमें क्या दिखाते हैं? उसमें कहीं लिख के आता है जब आप पैसा ट्रांसफर करते हैं कि मैं किस काम के लिए दे रहा हूं? नहीं ना। नहीं। वो जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो कहलाती है डोनेशन। और इसका भी आपके प्रोफाइल पे फर्क पड़ता है कि आप संबंधित संस्थाओं को या अपनी दूसरी संस्थाओं को आप पैसा भेज रहे हैं। दैट मीन्स कि आप कुछ अच्छा कर रहे होंगे। उन्हें नहीं पता कि आपने मुझसे सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन करवाया था, आपने मुझसे ग्रांट एप्लीकेशन लगवाई थी, या आपने मुझसे जो है कोर्स के लिए फीस दी थी, या आपने महासंघ से जुड़ने के लिए फीस दी थी। वहां पर यह दिख रहा है कि आप किसी संस्था के साथ कोऑर्डिनेटर वर्क कर रहे हैं। एम आई राइट? जी राइट सर। सर ये मौके दिए जाते हैं आपको। अरे महीने में आप 50, मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति, माननीय अध्यक्ष महोदय अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो सर एक बार आपको अनम्यूट करना चाहूंगा अगर आप अवेलेबल हैं तो। माननीय अध्यक्ष महोदय अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो। मेरे साथ वाग एजुकेशन फाउंडेशन अगर अवेलेबल है सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा।
यस दादा। सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? यस दादा। सर आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है ना? यस दादा। क्या हाँ वो दादा। सेल्फ फंडेड है? सेल्फ नहीं फंडेड दादा। का मतलब कहीं से फंड आ रहा है क्या आपके पास? नहीं 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 नहीं। सेल्फ जनरेटेड है ना वो? यस दादा। जितना आप काम करेंगे, जितने क्लाइंट आपके पास आएंगे, उतना आपको पैसा मिलता जाएगा, राइट? यस यस। है ना? 100%। फिर भी आपने हंड्रेड लिया ना सर। 100%। यस दादा। एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है उस प्रोजेक्ट की? कम से कम एक एवरी मंथ 4 लाख तक इनकम जनरेट कर सके दादा। 4,50,000। सर उसके लिए हाँ। आप क्या करते हैं? अपना ऐड डालते होंगे सोशल मीडिया पर? यस दादा। सर वैसे आप सोशल मीडिया पे कितना समय खराब करते हैं अपना, दूसरों के व्हाट्सअप ठुमके ये वो देखने में? बहुत टाइम वेस्ट करते हैं दादा। करा हुआ ना सर पहले? लेकिन यस अब दादा। फिलहाल जब से आप उस प्रोजेक्ट पे लगे, कितना कुछ सीखा सर आपने नया? बहुत बहुत चला। बहुत आपको सीखे। लग रहा है कि उस एजुकेशन को अगर आप बांटना चाहें तो कितना पैसा कमा सकते हैं उससे? दादा लगभग समझो एक क्लास में लिया तो भी कम से कम एक 10-20 हजार तक में चार्जेस करे तो भी कम ही है दादा। लोग देंगे ना उसके लिए आपको, ये हंड्रेड क्योंकि परसेंट आपके दादा। पास ऐसे ही एआई टूल्स हैं वो एक तरीके के। यस दादा। गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं नहीं नहीं। जैसा इस प्रोजेक्ट के लिए इसको हम एआई टूल कहते हैं, ऐसे ही उस काम के लिए आपके पास वो एआई टूल्स हैं, यस दादा। राइट? यस तो दादा। आज आप वहां से भी पैसा बना रहे हैं, और कहीं अटक गए तो प्रोजेक्ट देने वाली संस्था तो बैठी है ना आपके पीछे। यस सर। यस दादा। आपने अगर किसी से, मान लीजिए अगर आप फ्रेंचाइजी ले चुके होते, आप महीने भर में 30 ऐड लगा रहे हो, है ना? प्रोजेक्ट हमसे लिखवाएं, प्रोजेक्ट हमसे लिखवाएं। अगर महीने भर में जो है 30 में से 10 ग्राहक ही मिले सर आपको, और हर एक ग्राहक पे सर 1,000 रुपये बचाया, कुछ नहीं करना है आप। अगर महासंघ की ओर से हमारी सर्विसेज मिलती हैं हर एक चीज की, चाहे आपको संस्था रजिस्ट्रेशन करवानी हो, चाहे ऑडिट करवानी हो, चाहे कुछ भी करवाना हो, A to Z सर्विसेज अवेलेबल है महासंघ के पास। पर यस दादा। महासंघ डायरेक्टली उन सर्विसेज को ऑफर नहीं करता है। महासंघ ये हाँ कहता है कि हाँ। आप खुद सीखें और खुद करें, है ना? लेकिन जिन लोगों को पैसा खर्च करके काम करवाने का शौक है, उनसे आप चार्ज ले सकते हैं, बिकॉज यू आर द फ्रेंचाइजी मॉडल। यस दादा। आप उनसे 15,000 रुपए ले रहे हैं रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट के, या 50,000 ले रहे हैं, मुझे क्या मतलब है उससे? अगर मैं आपसे 7,000 रुपए चार्ज ले रहा हूं तो आपको तो 7,000 पे करना है ना। हमारा वो तो काम उस है। प्रोजेक्ट को सबमिट करवा देना। आपने उससे 10,000 लिए, 15,000 लिए, मुझे क्या मतलब है? जो एडिशनल आपने कमाया वो क्या है? वो हमारा इनकम सोर्स हो फंड जाएगा। एक रेजिंग, तरफ फंड रेजिंग हो जाएगा। राइट? राइट में आ जाएगा। यस दादा। जब महासंघ आपको मौका दे रहा है, तो उसके बावजूद भी अगर आप अपनी बुद्धि को खोल के नहीं चलेंगे ना, तो यकीन मानिए कि आप, मैं गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि जब से हमने अपना फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च किया था, या जब से हमने अपना सखी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, आज जो संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, आई थिंक सो, मैं बताऊं, मेरे अंदर भी एक कमी है कि मेरा शेड्यूल इतना टाइट है। एक मिनट रुकिए। मेरा शेड्यूल इतना टाइट है कि मैं बहुत सारी चीजें आपसे शेयर नहीं कर पाता हूं। मैं एक बार अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूं, और आप लोगों के साथ मैं एक बार अपना मैं लाइव आ रहा हूं, राइट? मेरे अंदर भी एक कमी है। शेड्यूल इतना टाइट है कि बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाता हूं। आई थिंक सो, कोई भी व्यक्ति जो महासंघ के पेज पर सक्रिय हो, महासंघ के ग्रुपों में सक्रिय हो, क्या पिछले 15 दिनों में आपने मेरी कोई एक्टिविटी देखी है? मैं कहीं गया हूं, किसी प्रोग्राम को अटेंड किया है, या कहीं से सम्मानित हुआ, कुछ भी, एनीथिंग? किसी भी साथी ने देखा हो? नहीं, क्योंकि शेयर नहीं किया गया। ऑब्वियस सी चीज है सर। अब मेरे पास एक शील्ड आपको दिख रही होगी, ये सखी के लिए है। फोकस हो रहा है सर? यस ठीक दादा। है। सखी के लिए। देख रहा। किस डेट को मिली है सर? 3 मई ऑन दो 3rd हजार मार्च। नहीं। गेस्ट ऑफ ऑनर की है सर। ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको पाने के लिए मुझे बुलाया गया होगा, सम्मानित किया गया होगा, हार मालाओं से स्वागत किया गया होगा, मैंने लेक्चर भी दिया होगा। बहुत सारी चीजें जो मैंने आपसे शेयर ही नहीं करी, भूल गया मैं डेल डालना, है ना? तो यकीन मानिए कि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाता हूं। जो लोग आज सखी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उनकी कैपिटल वर्थ मैं अगर आपको बता दूं, टर्नओवर की, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सर ऑन एन एवरेज अगर मैं सालाना बात करूं, 54 लाख की टर्नओवर आ रही है। 54 लाख को सिर्फ 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 महीने से,
अब लगा लीजिए, मैंने पिछले 3 महीने या 4 महीने का रेशियो देखा है उनका, अगर वो इसी गति से चलते रहे तो सालाना 54 लाख रुपए कमा रहे हैं वो। जिन संस्थाओं ने फ्रेंचाइजी मॉडल ले रखा है, महासंघ का, द एनजीओ गुरु का फ्रेंचाइजी मॉडल लिया हुआ है, वो लोग आज की डेट में, सर अभी 3 महीने हुए हैं, आई थिंक सो, आपको याद होगा जनवरी से हमने फ्रेंचाइजी मॉडल डिस्ट्रीब्यूट किया था द एनजीओ गुरु का, सभी को याद होगा, नहीं तो फेसबुक में चैट में जाके आप देख लीजिएगा। वो लोग आज के समय में कुछ नहीं कर रहे, फेसबुक पर एक ऐड चलाते, भैया प्रोजेक्ट लिखवाना हो तो हम करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो हम करते हैं, आईटीआर करवानी हो तो हम करते हैं। और यकीन मानिए आज के समय में उनकी टर्नओवर सर 4.5 लाख रुपए है पर मंथ कमा रहे हैं वो। लगा क्या था उस समय फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए 35 मेरे ख्याल से 17,000 रुपए लग रहे थे जब स्टार्टिंग हमने लॉन्च किया था। 17,000 रुपए सिक्योरिटी जमा थी, वो इसलिए जमा करवाई जाती है क्योंकि कहीं आप अगर किसी क्लाइंट को गलत कमिटमेंट कर देते हैं, आपने किसी से पैसा ले लिया, आप कितना लेंगे, ज्यादा किसी से 1280G के लिए 5,000, 10,000, किसी को प्रपोजल लिखने के लिए 10 या 15,000 रुपए, और अगर आपने उसका काम महासंघ तक या द एनजीओ गुरु टीम तक नहीं पहुंचाया, आप उसके साथ चीटिंग कर गए, और उसकी शिकायत अगर हमारे पास पहुंचती है कि भाई आपसे संबद्ध संस्थान ने ऐसा कर दिया हमारे साथ, तो हम एटलीस्ट उस क्लाइंट को वो पैसा लौटा कर अपनी साख को बचा सके, क्योंकि आप बदनाम नहीं हुए, बदनाम हुआ फ्रेंचाइजी मॉडल। उसके लिए वो एनजीओ गुरु को जानकर आया था आपके पास, वो महासंघ के ब्रांड के नाम के साथ आया था आपके पास, वो आपसे नहीं आया था। बात समझे? तो कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी अमाउंट उस समय रखा गया था, और आज के समय सिक्योरिटी अमाउंट बहुत ज्यादा है सबके बस का नहीं है पे करना भी, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है कि महीने की एवरेज को ना छू पाए। जो महीना इनकम आ रही है आज के समय में उस कंसल्टेंसी सर्विस लेने वाले व्यक्तियों को, वो कहीं ना कहीं 10 गुना ज्यादा है, इतना कमा रहे हैं वो। यार हम फेसबुक पे क्या देखते हैं, फालतू के लोगों के कमेंट्स, फालतू के लोगों की वीडियोस, फालतू के लोगों के डांस ठुमके, फलाना ढिमका, बनी बनाई स्क्रिप्ट्स और ये सब चीजें। उतना समय हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पे देना है। भाई ये फलाना प्रोजेक्ट निकला हुआ है, महासंघ क्यों कहता है आपसे शेयर करने के लिए, इस चीज शेयर किया कीजिए। अरे यही तो तरीका है आपके पास क्लाइंट बनाने का, लीड जनरेट करने का। वीडियो हमने दे दी, लिंक आपको डालना, ऊपर लिखना ही तो है ये ग्रांट अवेलेबल है, खुद करने के लिए वीडियो देखकर कर लें, और पैसा खर्च करके करवाने के लिए सर्विसेज हमसे ले लें। आप गलत नहीं है वहां पर, आपने व्यक्ति को दोनों ऑफर दिए कि आप वीडियो देखकर सेल्फ सर्विस खुद कर सकते हैं, वीडियो देखिए, अपना प्रोजेक्ट खुद जमा कीजिए। और अगर आपके पास फुर्सत नहीं है वीडियो देखकर प्रोजेक्ट जमा करने की, आपको प्रपोजल लिखना नहीं आता, आप एनजीओ गुरु की क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, आपको क्लासेस महंगी लगती हैं, आपको एनजीओ गुरु बेकार लगता है, तो भैया पैसे खर्च कर दो, हम जमा करवा देंगे। क्या बुराई है इसमें? क्या आप गलत हैं उसमें? कोई आपको गलत कह सकता है? क्योंकि आपने उसको दोनों ऑप्शन दिए हैं, भैया वीडियो देख, फ्री में अप्लाई कर ले, राइट। और अगर आपके पास इतना समय नहीं है, आप कंप्यूटर से फ्रेंडली नहीं है, आप तो बहुत बड़े वाले हैं, तो भैया पैसा खर्च कर लो, हम करवा देंगे अप्लाई। बस फ्रेंचाइजी मॉडल एक ही चीज आपसे कहता है, फ्रेंचाइजी मॉडल क्यों करवाया जाता है, आपसे एक एग्रीमेंट लिया जाता है कि आप किसी भी क्लाइंट को यह वादा नहीं करेंगे कि यहां पर प्रोजेक्ट दिलवाने की गारंटी दी जाती है। और यही जब आप मान लीजिए आपने किसी क्लाइंट से 10 या 15,000 रुपए ले लिए इस प्रपोजल के लिए, मान लीजिए हम रोड सेफ्टी की बात करें, 30 तारीख लास्ट है, महिला आयोग का आया हुआ 30 तारीख लास्ट है, 2 प्रपोजल आए हुए, आपने 4 क्लाइंट पकड़ लिए, लेकिन आप जब 4 क्लाइंटों के लिए कहेंगे सर कि आप हमारा प्रपोजल सर ये लिखवा दीजिए, मेरे क्लाइंट का है, क्या चार्जेस हैं आपके, आपने हमें चार्जेस पूछ के, और फिर आप सामने वाले क्लाइंट को टैली किया था, भाई मान लीजिए हमने 7,000 चार्ज बताया, आपने उसको 15,000 बता दिया, 10,000 बता दिया, 12,000 बता दिया, वट, क्योंकि फ्रेंचाइजी मॉडल में चार्ज बहुत कम लगता है, ठीक है। आपने वो चार्ज उसको बता दिया, बताने के बाद आपको जो पैसा बच रहा है, आपने कहा सर ये प्रोजेक्ट लिख दीजिए, मैं आपके 5,000 7,000 जो भी बताए थे आपने, मैं भेज रहा हूं, लेकिन मैं आपका काम तब तक स्टार्ट नहीं करूंगा, आपसे पेमेंट तब तक एक्सेप्ट नहीं करूंगा जब तक मुझे आप अपना और उस क्लाइंट का एग्रीमेंट शो नहीं करेंगे कि आपने सिर्फ उनसे प्रपोजल लिखने के लिए काम लिया है, ना कि उनको कोई झूठी गारंटी दी है। क्योंकि प्रपोजल सिर्फ लिखने से पास नहीं होता, आप लिखवा अच्छी जगह रहे मानता हूं, लेकिन आपके कागजों में दम है या नहीं है मुझे नहीं पता ना, आपका वर्क प्रोफाइल, आपका एनजीओ प्रोफाइल सही है या नहीं है मुझे नहीं पता। इसलिए एक एग्रीमेंट आपसे भी लिया जाता है कि आप उस पर्टिकुलर क्लाइंट का हमें एग्रीमेंट शो करें कि आपने उससे जो एग्रीमेंट हम आपसे करते हैं वही एग्रीमेंट आप क्लाइंट से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कल को कोई व्यक्ति झूठा बदनाम भी ना कर सके आपको, क्योंकि वहां आप बदनाम नहीं होते हैं,
वहां महासंघ, द एनजीओ गुरु टीम, है ना, या माधव एनजीओ कंसल्टेंसी बदनाम होती है, जो कि अपने आप में आज के समय में एक ब्रांड है। बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि सर आप फालतू में वीडियोस दिए जाते हो, फेसबुक सीरीज पूरे महीने, बच्चा बीमार है रो रहा है तो रोने दीजिए, 8 बजे बैठना है तो बैठना पड़ेगा, इससे आपको क्या फायदा है? आप यकीन मानिए, जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा मेरे पास एनजीओ के क्लाइंट्स हैं जो सारे काम मुझसे ही करवाते हैं। अगर उन्हें लोगो भी डिजाइन करवाना है ना, तो भी मुझसे ही करवाते हैं। अब सोच लीजिए, वो इतने आदी हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, समय नहीं है, उनके पास सीखने के वो नहीं है, उनके अंदर लगन नहीं है, पैसा खर्च कर लो सर, बात खत्म। एक दिन ऐसे ही हम बात कर रहे थे, शायद आपको याद होगा, पीछे दिसंबर में हमने ग्रांट इन्फॉर्मेशन दी, बैक टू बैक 35 ग्रांट एप्लीकेशन, याद है आपको? बैक टू बैक 35 ग्रांट एप्लीकेशन, हम डेली उस ग्रांट एप्लीकेशन को लगा रहे थे। एक Yes, sir. सज्जन का फोन आया, बोले सर 35 ग्रांट एप्लीकेशन करवानी है, आप करवा दोगे हमारी? मैं कहा सर हम आप वीडियो में सिखाते हैं, आप वीडियो देख के खुद कीजिए, हम अप्लाई नहीं करते हैं। सर पैसे ले लो, आप पैसे बताओ ना क्या लोगे? मैं कहा भैया यार कितना पैसा खर्च करोगे? एक मामूली सी बात है, एक प्रोजेक्ट के लिए 10,000 भी खर्च करने लगे तो 35 प्रोजेक्ट के लिए 3.5 लाख रुपए हो गया। कि सर बात तो आप सही कह रहे हो, बाकी सर वो ये आपका नंबर, मैं कही सर ये मेरा नंबर व्हाट्सअप फेसबुक सब पे अवेलेबल है, ऑनलाइन चैनल्स और पेमेंट पोर्टल सब पे मेरा यही नंबर है। सर अपना गूगल पे चेक करो, 3.5 लाख आ गए। मैं कहा भैया ये क्यों भेजे? सर अभी तो आपने कहा ना एक प्रोजेक्ट के लिए अगर 10,000 भी लगे तो 3.5 लाख चाहिए। मुझे नहीं पता, आप तो लगाओ। अब बताओ ऐसे लोगों का कोई कुछ कर सकता है? जबकि मैं क्लियर कहता हूं कि जब आप 100 जगह आवेदन करते हैं तब कहीं एक जगह बात बनती है, और वो भी तब जब आपके पांचों बेस मजबूत हैं। 5 बेस बताए मैंने आपको, एनजीओ प्रोफाइल, एनजीओ डॉक्यूमेंटेशन, आपके वॉलंटियर टीम, है ना, आपके आपका एक्सपीरियंस, आप कितने प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, आपका ऑडिट, ये आपका सॉरी प्रोजेक्ट प्रोफाइल, आपने प्रोजेक्ट कहां से लिखवाया, कैसा लिखवाया है ना, ये पांचों बेस मजबूत होंगे। आपने कुछ प्रोजेक्टों पे काम कर रखा, आपके देखिए कम से कम हमारे काम में एक्सपीरियंस तो दिखे। आप रोड सेफ्टी पे काम नहीं कर रहे, लेकिन आपके उसमें लिखा आप सखी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेटर में आपको वर्थ वैल्यू मिली हुई है 54 लाख की, और क्या चाहिए भी? यानी कि सामने वाली संबंधित एजेंसी आप पे भरोसा कर सकती है, क्योंकि आप एक 54 लाख के प्रोजेक्ट पे पहले से काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट है ही कितने का? 5 लाख का। बात को समझना, इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। पर हम वो नहीं सोचते कि इससे हमें फायदा क्या है। हम ये सोचते हैं अरे यार यादव जी ने एक नया तरीका और निकाल दिया पैसे कमाने का, अब सखी के नाम से हमसे सिक्योरिटी ले रहे हैं। अरे दादा मैं आपसे सिक्योरिटी लेकर पैसा नहीं कमा रहा हूं, मैं आपके बेस को मजबूत बना रहा हूं। क्योंकि आप महासंघ से चाहे 1 साल से जुड़े हों चाहे 3 साल से जुड़े हों, अगर आपने प्रोग्रेस नहीं कर पाई है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आपको हर एक चीज पेड़ लगती है। अरे यार ये तो पैसा मांगते हैं। सर मैं पैसा नहीं मांगता हूं, जहां जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वहां वो चीज लगती है, ऑब्वियस सी चीज है। आपने अगर इस वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया होता तो क्या आपको इतना बेहतरीन टूल मिलता? अपने दिल पे हाथ रख के बताइए। और ये बेहतरीन टूल सीखने के लिए आपके 4 घंटे खराब होते। पहले तो आप हिंदी में सोचते लिखूं क्या, फिर उसको बैठकर हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट कर रहे होते, और उसमें भी आपको यह नहीं पता कि वो इंग्लिश कन्वर्सेशन सही हुआ कि नहीं हुआ। बात को समझिएगा, वो इंग्लिश कन्वर्सेशन सही भी है या नहीं है ये आपको नहीं पता। मैं सिगरेट पीना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ड्रिंक सिगरेट, क्या ये सही है? क्योंकि आपकी इंग्लिश तो वो नहीं है ना पक्की वाली, आप तो कच्ची वाली इंग्लिश पे हैं। और वहां आप पीने को जानते इंग्लिश, वो ड्रिंक करना, तो आप लिखेंगे आई वॉन्ट टू ड्रिंक इंग्लिश, वो ड्रिंक जो है सिगरेट। तो क्या वो प्रोजेक्ट की लैंग्वेज सही होगी आपकी? लेकिन आप इस टूल पे भरोसा कर सकते हैं, ये टूल गलत लिख के नहीं देगा। तो अगर आपने 3,000 2,999 खर्च नहीं किया होते तो क्या आपको ये टूल पता लगता? और अभी तो शुरुआत है, क्योंकि मैंने सेशन को जब 7 दिन या 6 दिन बढ़ाता हूं, इसका मतलब क्या होता है कि मुझे लगता है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं दिया, क्योंकि मुझे आपको 6 दिन की क्लास देनी है।
मैंने आपसे जो चार्जेस दिया उसमें उस समय क्या कहा गया था आपसे कि 6 दिन का वर्कशॉप है, राइट? और मैं उसके बावजूद दिन पर दिन बढ़ाता जा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे कहीं लग रहा है कि शायद मैंने आपको अभी वो चीज दी नहीं है जो मैं देना चाह रहा था। कितना बेनिफिट हुआ आपको? और हम क्या सोच रहे थे, यादव जी, तो पैसा कमाने के लिए एक नया फॉर्मूला लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। उनकी टर्नओवर बढ़ जाती है, हमारी वही की वही रहती है। ऐसा नहीं है सर। मैं वर्क करता हूं आपकी टर्नओवर पर, कि आपकी टर्नओवर बढ़े। फर्क सिर्फ इतना है कि जो मैं कहता हूं उसको आप इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। जो चीज आपको सर्व की जाती है वो कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट के लिए होती है। जब आपको फंडरेजिंग बताई गई थी उसमें बताया गया था कि आप 9 या 10 टाइप से फंडरेजिंग कर सकते हैं। पीयर टू पीयर फंडरेजिंग, क्राउड फंडिंग, पब्लिक फंड, सीएसआर फंड, गवर्नमेंट फंड, इंस्टीट्यूशनल ग्रांट, है ना। उसके अंदर आपको पीयर टू पीयर बताया गया था, है ना, जिसके अंदर जो थे आपके क्या नाम है, ये मैराथन वकाथन वगैरह, आई थिंक सो, याद होगा आपको, है ना। उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें थी। उसमें एक चीज और भी थी, कॉस्ट टू सर्विस, याद है? कॉस्ट टू सर्विस का ऑप्शन था ना उसके अंदर। आप कोई सेवा दे रहे हैं, उसके बदले में कॉस्ट ले रहे हैं, ये भी एक फंड रेजिंग का तरीका होता है। मैं देश भर की संस्थाओं में, बहुत सारी संस्थाएं मेरी क्लाइंट्स हैं, आप एज्यूम नहीं कर सकते। मेरे साथ महासंघ में लोग कहते हैं कि सर 36 लोग इकट्ठे दिखाई नहीं देते, आप कहते 36,000 प्लस संस्थाएं हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी जगह खुश रहो, आपका खून बढ़ रहा है ना, अच्छी बात है। मुझे पता है उन 36,000 में से 27,000 लोग मुझसे काम करवाते हैं। चाहे वो महासंघ में दिखे चाहे ना दिखे, वो मीटिंग में जुड़े चाहे ना जुड़े। जिस दिन को ऑडिट करानी होगी यादव जी को फोन करेंगे, जिस दिन को प्रपोजल लिखवाना होगा यादव जी को फोन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव नहीं है, उन्हें पैसे खर्च करने से मतलब है। मत रहो एक्टिव, मत जुड़ो मीटिंगों में, मुझे क्या मतलब है? मेरी टर्नओवर बढ़ रही है ना, अच्छी बात है। क्योंकि आप अपनी नहीं बढ़ाना चाह रहे, इसलिए मुझे आपसे मतलब नहीं है। आप लोग यहां जुड़े हैं जो 8 7 9 लोग, ये अपनी टर्नओवर बढ़ाने के लिए जुड़े हैं। और अगर आप भी वही गलती करते जाएंगे जो वो लोग कर रहे हैं अभी भी, क्यों हम फ्रेंचाइजी मॉडल लें, क्यों हम सखी प्रोजेक्ट पे काम करें? हमें तो सिर्फ हेल्थ पे काम करना है, हमें तो सिर्फ हेल्थ वेल लॉन्च करनी है। वाग एजुकेशन फाउंडेशन सोचे मैं तो सिर्फ कंप्यूटर सेंटर चला रहा हूं, इससे आगे कुछ सोचना ही नहीं है मुझे। क्या करूंगा इस सखी प्रोजेक्ट में जाके? मुझे इसका एएनआर नहीं पता। अरे एएनआर नहीं पता, लेकिन एएनआर सीखने का कोशिश तो कीजिए सर, बहुत कुछ है इस लाइन में। और अभी तो सिर्फ लॉन्चिंग से ही है। आपको शायद नहीं पता, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अपने खुद के सेल्फ जनरेटेड 25 प्रोजेक्ट चला रहा है इस समय। 25 प्रोजेक्ट्स वी आर हैविंग विद अस। वो आप तक शेयर क्यों नहीं किए गए? क्योंकि हमने एक दो को शेयर करके देखा, जैसे सखी का बोला, किसी ने नहीं लिया। आपको याद होगा मिर्जापुर में जो लोग अवेलेबल थे वर्कशॉप के अंदर, उन्हें याद होगा बिहार की एक संस्था को हमने दिया था सखी प्रोजेक्ट। उस समय सखी प्रोजेक्ट की जो सिक्योरिटी वैल्यू थी वो 35,000 थी। एक संस्था ने लिया सर। आप यकीन नहीं करेंगे, 6 महीने के बाद रेड मॉड्यूल्स हुए, सखी प्रोजेक्ट का सिक्योरिटी अमाउंट बनाया गया 65,000। इस समय करंटली 65,000 है सिक्योरिटी अमाउंट, और अब 5 संस्थाएं ले चुकी हैं। जून के अंदर जैसे ही ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट 2 लाख की सिक्योरिटी में अवेलेबल हो जाएगा जून के बाद ही। और मैं गारंटी लेता हूं कम से कम सैकड़ों संस्थाएं इस पर काम कर रही होंगी, ये मैं आज गारंटी ले रहा हूं। क्योंकि हम वेट करते हैं लास्ट डेट का, ये हमारी मोनोपोली है। हर एक इंसान की एक मोनोपोली होती है। हम लोगों की मोनोपोली क्या है? हम लास्ट डेट का वेट करेंगे। आज आपको मैंने पूरा प्रपोजल लिखना सिखा दिया है, एम आई राइट? गलत तो नहीं सर? आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। गारंटी लेता हूं 9 लोगों में से एक व्यक्ति मुझे कल या परसों बता देना कि सर मैंने जमा कर दिया। 28 25 30 तारीख तक तो आ सकते हैं जवाब कि सर मैंने सबमिट किया। अभी जवाब नहीं आएगा। ये हमारी मोनोपोली है, क्योंकि हम लास्ट डेट का वेट करते हैं। हम उस दिन सोचेंगे इस प्रोजेक्ट की अहमियत जब ये प्रोजेक्ट हमारी पहुंच से बाहर हो जाएगा, जब इसके लिए 2 लाख सिक्योरिटी जमा होने लग जाएगी। फिर आप कहेंगे 2 लाख तो मेरे पास है ही नहीं। याद रखिए सर, देखिए मैं एनजीओ को ना बड़े रिफाइन शब्दों में परिभाषित करता हूं हमेशा। एनजीओ क्या है?
समझने का प्रयास कीजिए। एनजीओ एक एफडी है। एनजीओ क्या है? एक एफडी है। एफडी कैसी एफडी? एक ऐसी एफडी, एफडी क्या होती है पता है ना आपको? हम एक समय में एक निश्चित अमाउंट किसी बैंक में जमा करवा देते हैं, 5 या 6 या 7 साल के लिए भूल जाते हैं, और 5 या 6 या 7 साल के बाद वो अमाउंट 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना हो जाता है। राइट? यही होते हैं ना एफडी। एफडी की परिभाषा यही होगी लगभग लगभग, जहां तक आप लोगों ने यूज किया है। किसी के लिए कुछ और भी है, मैंने जहां तक एफडी को यूज किया मेरे लिए परिभाषा यही है। सोशल सेक्टर में एनजीओ भी एक एफडी है। फर्क क्या है? मैं फर्क बताता हूं आपको। मैंने आज जरूरत के हिसाब से 2.5 लाख जमा कर दिए, 5 साल 6 साल बाद वो 5 लाख हो जाएंगे बस। लेकिन ये भी सोचिए 5 साल बाद ये 2.5 लाख 5 लाख के बराबर हो चुके हैं। महंगाई का दर बढ़ना है ना, ये वहीं पहुंच गए। उस दिन जब आप 5 लाख आपको ये मिलेंगे ना, उस दिन ये 5 लाख 2.5 लाख के बराबर ही होंगे। उतने ही काम को रिजॉल्व कर पाएंगे आपके, क्योंकि दिन पर दिन चीजें बढ़ती जा रही हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी आती जा रही है, हर एक चीज बढ़ती जा रही है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। सोशल सेक्टर की एफडी क्या कहती है? आज आप संस्था में जो भी इन्वेस्ट कर देंगे, आप क्राउड फंडिंग के लिए 2 लाख का 2.5 लाख का सॉफ्टवेयर ले लिया आपने सीखने के लिए एनजीओ क्लासेस में अटेंड कर लिया, 2 4 5 हजार इधर खर्च कर दिए, ठीक है, आपने जो है कुछ पेड सर्विसेज ले ली, कुछ और कर लिया, मतलब आपने एनजीओ में प्रोग्राम कर दिया, उसमें खर्च कर दिया। ये जो भी है, ये है आपका इन्वेस्टमेंट। ये आपका इन्वेस्टमेंट 5 या 7 साल तक वहां पर आपको एक बार लगाना था, ध्यान रखिएगा, वहां पर आपने एक बार लगाया। यहां पर आपने जो स्टार्टिंग में खर्च किया, इसके बदले जो आने लगा, यानी कि जो छोटे छोटे डोनेशंस आपके पास आने लगे, उसको इसी एनजीओ में लगाते जाइए। यानी कि 5 साल तक अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए, कुछ ना कुछ इसमें जेब से लगाते रहिए, क्योंकि एनजीओ होता है समाज सेवा करने के लिए, कमाने के लिए नहीं, समाज सेवा करने के लिए। यानी कि एनजीओ का मतलब होता है समाज सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जिसका खुद का पेट भरा हो, ठीक है, रिजर्व में 2 रोटी रखी हो कि गलती से कोई मेहमान आ जाए तो 2 रोटियां रखी हो उसके लिए, उसके बाद भी 2 रोटियां एक्स्ट्रा जो उसे पता सूख के खराब हो जाएंगी, वो व्यक्ति दूसरे का पेट भरने की सोचता है। बात क्लियर है सभी को? तो अगर आपकी सोच ऐसी और आपकी स्थिति ऐसी है, दैट मीन्स कि आपके पास हर महीने कुछ ना कुछ छोटा छोटा अमाउंट है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, एनजीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। कुछ आप पब्लिक फंड से ले ही रहे हैं, है ना? पब्लिक फंड से जब आप ढंग से काम करेंगे तो लोग डोनेशन देते हैं, तो 5 रुपए वहां से मिले, 5 आपने मिलाए, 10 रुपए कुछ ना कुछ लगाते रहो एनजीओ में। एक बार इन्वेस्ट किया मोटा, 2 4 5 रुपए एक बार, 5 लाख एक बार लगा दिए, सॉफ्टवेयर बनवा कर बैठ गए, और अब पता है कि क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर पे काम करे तो डोनेशन गारंटी आनी है ना? फर्क ये है कि जितना आप मेहनत करोगे उस हिसाब से ज्यादा आएगा, जितना आप कम मेहनत करोगे उस हिसाब से कम आएगा, इतना फर्क होता है। आप लगाकर बैठ गए, आप वहां से जो भी कमा रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत अपनी जेब से लगाकर 5 साल तक आप लगाते रहे। 5 साल के बाद ये जो पैसा है, ये मान के चलिए अगर आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया था, 10 लाख इन्वेस्ट किया, उसका 2% ब्याज जोड़ लीजिए, कितना होता है? 10 लाख का सर 2% कितना होता है? सबसे पहली बात तो आपने 5 लाख लगाया था, 5 साल में क्या हो गया? वो डबल हो गया, यानी कि वो कितना कहलाया? 10 लाख रुपए। अब 10 लाख का 2% ब्याज कितना हुआ सर? सबसे पहले तो आपका अमाउंट वो डबल हो गया है, ब्याज उस डबल अमाउंट पे मिलेगा आपको। अगर उसका आपका जवाब आ रहा है 20,000 रुपए, राइट, ये आपको आजीवन मिलेगा। ना तो वो 10 लाख मिलेंगे, ना वो 5 लाख मिलेंगे, वो लैप्स हो जाते हैं, वो आपने समाज सेवा में खर्च कर दिए। इस एफडी में और उस एफडी में इतना ही अंतर है, उस एफडी में आपका पैसा आपको डबल होके मिलता है। एनजीओ लाइन की जो एफडी है, सोशल सेक्टर की, जिसको मैं एफडी बोलता हूं एनजीओ सेक्टर को, ये एफडी ऐसी है जिसमें आपका 5 साल में जो आपने पैसा लगाया है वो लैप्स हो जाता है, लेकिन उसके डबल अमाउंट पर आपको ब्याज आजीवन मिलता रहता है। आप चाहें तो इसको अपनी सोशल वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे मैंने आज तक जो इन्वेस्ट किया सोशल सेक्टर में, मैं इसको फाइनेंशियली कैश नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट नहीं कमाता, मैंने इसको अपनी सोशल वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया है। आज देश भर में बहुत सारे एनजीओ मुझे जानते हैं। आज व्यक्ति कहीं से भी मुझे फोन करे, वो आदर और अदब के साथ मुझे फोन करता है। आज अगर कोई बात आप झूठी सी छोटी सी गलती से आप या ट्रायल बेस पे सोशल मीडिया पे मेरे बारे में लिख के दे दीजिए, 50 लोग आपको जवाब दे देंगे, नहीं यादव जी ऐसा काम नहीं कर सकते।
मैंने अपने उस पैसे को, वो जो मुझे ब्याज मिलना था, मैंने उससे 2-3 हजार रुपए, कैश की वैल्यू नहीं थी मेरे पास, मैंने उसे अपनी सोशल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। ये मेरी इज्जत जिंदगी भर बनी रहेगी। अगर मैं उसको 2-4-5 हजार 10 हजार कैश के रूप में जोड़ता, तो शायद वो कैश मुझे लाइफ टाइम मिल ही रहा है। मैंने बताया ना कि आज आप जितना सोच रहे थे उससे ज्यादा मेरे पास क्लाइंट्स हैं। तो क्लाइंट का यार कुछ काम कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो फंडरेजिंग वहां से कर रहा हूँ ना। तो यकीन मानिए, ये जो 10-20 हजार रुपए मैं ब्याज के रूप में कमाता हूं, मैं इससे 10 गुना कमा रहा हूं इसी सोशल वैल्यू से। क्योंकि मुझ में और आप में सिर्फ इतना अंतर है, अगर मुझे कहीं किसी प्रोजेक्ट की जानकारी मिलती है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो आपको कहां से मिला, कैसे मिला, उसे पाने का तरीका क्या है, आप किसी को बताना पसंद नहीं करते। कहीं कोई दूसरा तो नहीं ले लेगा? अरे यार, वो लेगा, उसकी किस्मत का लेगा, आपका थोड़े छीन रहा है वो। सिर्फ और सिर्फ आपकी और मेरी मेंटेलिटी में जो फर्क है, सिर्फ एक यही कारण है कि आप जहां थे शायद वहीं हैं, या थोड़ा ही ग्रो कर पाए हैं। और शायद मैं जहां से शुरू हुआ था और जहां जिस मुकाम पर हूं, उस ऊंचाई को पाने में अभी आपको बहुत समय लग जाएगा। मैंने अपनी संस्था की शुरुआत 11 जनवरी 2019 से की है। 11 जनवरी 2019 में मैंने माधव जन कल्याण फाउंडेशन की स्थापना की, और 5-7-10 दिनों में ही मैंने अपना लक्ष्य तय कर लिया। 10 फरवरी 2019 को ही मैंने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की स्थापना की। 11 जनवरी और 10 फरवरी में कितना अंतर है, आप समझ सकते हैं। इतने ही दिनों में मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे सीमित नहीं रहना, मुझे बहुत आगे जाना है। आप यकीन नहीं करेंगे, 11 जनवरी 2019 से लेकर और 28 अप्रैल 2019 तक मैंने अपनी संस्था पर कुल 6,45,000 रुपए एक्सपेंड कर दिए थे। जिस समय मैंने क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर खरीदा, उस समय मुझे 3,65,000 रुपए का मिला था, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी। सर, मैं क्या इस बारे में गलत कह रहा हूं? कंप्यूटर कंपोनेंट की आपको नॉलेज है अच्छी, वही हार्ड डिस्क, वैसा ही शायद उससे कम क्वालिटी का कंप्यूटर मैं आपसे 5,000 महंगा लेकर आ रहा हूं, राइट? अभी आपने नया परचेज किया सिस्टम, वो मुझसे 5,000 सस्ता, मुझसे एडवांस है, मेरे सिस्टम से एडवांस है। यस सर। लेकिन मैं सोचूं कि यार मुझे तो महंगा पड़ गया, मैं इसका रोना शुरू कर दूं। नहीं, मैं अपने कंप्यूटर से क्या कमा सकता हूं, मुझे आता है। आप अपने कंप्यूटर से क्या कमा पाएंगे सर, आपको आता है। इतना सा फर्क है। कोई भी चीज महंगी और सस्ती नहीं होती, अगर आपको उसका सदुपयोग करना आता है तो, उसको अगर उस यूज करना आता है तो। आज जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई, आज जो टूल आपके साथ शेयर किया गया, मैं एक दिन में अगर सारे टूल शेयर कर दूं ना, वो आपके लिए सिर्फ एक व्हाट्सएप वाला ज्ञान हो जाएंगे। आपने देखा व्हाट्सएप पे बहुत सारे ज्ञान आते हैं। सुबह सुबह काफी लोग आपको एक अच्छा मैसेज भेजते होंगे, गुड मॉर्निंग का, उसमें एक अच्छी सी लाइन लिखी होती है। हम कितनी लाइनों पर इंप्लीमेंट करते हैं, अपने दिल से अंदाजा लगा लीजिए। क्योंकि ये जो ऑनलाइन ज्ञान होता है, कभी काम नहीं आता आपके। मैंने आज आपको एक ज्ञान दिया, आप सोचे मैं कल फिर एक और टूल बताऊंगा, आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि जब मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा ना, और इसी सेशन में इसी टूल तक सीमित हो जाऊंगा, तो एटलीस्ट जब भी आप प्रोजेक्ट लिखेंगे, इस टूल को जरूर यूज करेंगे, और जिसको आप यूज कर लेंगे उससे आप फेमिलियर हो जाएंगे। जब फिर कभी मैं एक और नई पेड क्लास दूंगा, तब आप फिर ज्वाइन करेंगे, फिर आपको एक नया टूल मिलेगा, फिर आप उसको घिसेंगे। जिस चीज को हम एक बार लिख कर, देखिए, हम याद करते हैं वो याद नहीं होता, हम जिसको लिखकर याद कर लेते वो याद हो जाता है। हम जिसको पढ़ लेते हैं वो याद नहीं होता, हमें कहानी सुना तो याद नहीं होगी, हम टीवी में देख लेंगे ना, पूरी स्टोरी याद हो जाएगी फिल्म की। विजुअल्स में इफेक्ट होता है ना। तो ऐसे ही जिस काम को आप करके देख लेंगे, उससे आप फेमिलियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अब आपको जहां भी जरूरत पड़ेगी कोई पैराग्राफ लिखने की, आप फटाक से ये टूल यूज करा करेंगे। चाहे आपका बच्चा आपसे पूछ ले, पापा टीचर ने कहा है कि वो इंडिपेंडेंस डे का प्रस्ताव लिख के लेके आना है, मेरे को आता नहीं, हेल्प कर दो। अब आप ये थोड़ा कि मुझे नहीं आता बेटा, आप फटाक से टूल यूज करेंगे और वहां लिखेंगे द इंडिपेंडेंस डे ऐसे। टूल आपको लिख के दे दे, आप बच्चे की नजर में हीरो बन गए। अरे यार, मेरे पापा को तो बहुत सारी नॉलेज है यार, है ना। आप इसको कहीं ना कहीं यूज करेंगे, लेकिन तभी यूज करेंगे सर जब आपका माइंड आप खुला हुआ रखेंगे। जिस दिन बच्चा आपसे वो सवाल करेगा, उस दिन आपको मेरी बात याद आएगी कि यार
यादव जी ने वो टूल सिखाया था, ये सही समय उसका यूज करने का, क्योंकि उसको यूज करके आप सिर्फ एनजीओ की लाइन में नहीं, अपने परिवार की लाइन में भी आप सक्सेसफुल होते जाएंगे। आज आपका बच्चा आपसे कोई सवाल पूछे और आप उसका जवाब ना दे पाए, तो शायद आप समझ सकते हैं कि आपकी बच्चे की मेंटेलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा आपके प्रति। तो मैं सारे टूल्स एक बार में नहीं परोसूंगा। अभी सर एकदम एक टूल बताने लग गए थे, मैंने कहा सर रुक जाओ, एकदम परोस देंगे ना वो खिचड़ी बन जाएगी, है ना, एक एक करके देंगे। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो एनजीओ की लाइन में मैं अभी लगातार सीखता जा रहा हूं, अभी तो मैं कंटिन्यूस, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखता रहता हूं। काफी सारे कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं, है काफी सारी क्लासेस मैं खुद लेता हूं, काफी जगह सिखाते सिखाते सीख रहा हूं। तो जो मैंने आज तक सीखा है एनजीओ सेक्टर के बारे में, मैंने आज तक जनवरी 2019 से लेकर, जिस दिन से यूट्यूब चैनल बना है, जब से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं, तब से लेकर आज तक मैंने अभी तक 4% भी डिलीवर नहीं कर पाया। 4% भी डिलीवर नहीं कर पाया। तो सोच लीजिए इस लाइन में कितनी सारी नॉलेज बकाया होगी अभी। और शायद इसीलिए मैं ठोक बजा के कहता हूं, और कई बार मैंने बहुत सारे साथियों को, जो लोग यूज करते हैं उनको पता है, महासंघ में संबद्ध संस्थाएं हैं काफी सारी, मैं नाम बता देता हूं। आयाम फाउंडेशन है, मुझसे एक बार पूछिएगा। अभी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के जो अध्यक्ष महोदय हैं, उनका प्रपोजल मैं अभी लिख ही रहा हूँ। उनसे आपको रिजल्ट 10 दिनों में, महीने भर के अंदर उनसे ही मिल जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी संस्थाएं, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, हमारी महासंघ की संबद्ध संस्थाएं, उसमें आप ग्रुप में कभी डालना कि यादव जी से किसी ने पर्सनली अपना प्रपोजल लिखवाया है और उसका रिजल्ट क्या रहा, बस इतनी सी बात पूछिएगा। आपको 99% जवाब मिलेगा कि वो प्रोजेक्ट हमारा सैंक्शन हो चुका। यकीन मानिए सर, अगर आपके अंदर सीखने की लगन है तो मेरे अंदर वो चीज सिखा सकता हूं मैं आपको कि अगर आपने कहीं प्रपोजल भेजा है, रिजेक्ट होके नहीं आएगा। 110% गारंटी के साथ रिजेक्ट होके नहीं आएगा। लेकिन हम किसी भी चीज की गारंटी नहीं देते हैं, क्योंकि हमें अपने ज्ञान पर भरोसा है। आपकी हरकतों पर भरोसा थोड़े है सर। भाई मैं अच्छा प्रपोजल लिख सकता हूं, मैं आपको अच्छी डायरेक्शंस दे सकता हूं, आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता ना उस बात के बारे में। अगर आप वाकई में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, जो चीज सिखा रहा हूं उसको मतलब ईमानदारी से सीख रहे हैं और इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आज मैंने अगर जो चीजें आपको पॉइंट्स बताने सिखाए, जब तक आप उनकी 10 बार या 15 बार प्रैक्टिस ना कर लो, क्योंकि ऑनलाइन प्रोजेक्ट तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, पिछली बहुत सारी वीडियो उठा लीजिएगा, एचसीएल की उठा लीजिए, एसबीआई की उठा लीजिए, बहुत सारी वीडियो है, सब में कोई ना कोई चीज पूछी हुई है। टूल का इस्तेमाल कीजिए, लिख के भरना सीखिए। ये मत सोचिए मैंने आपको एक प्रोजेक्ट लिखना सिखाया है। आज की डेट में मैंने आपको कई ऑनलाइन प्रोजेक्ट लिखने सिखा दिए हैं, टूल मैंने आपको दे दिया, ऑनलाइन वीडियोस अपने चैनल पर अवेलेबल हैं, एसबीआई की भी है, एचसीएल की भी है, बहुत सारी है। मैंने आपको बता दिया लिखना क्या है, टूल आपको सारी चीज प्रोवाइड कर देगा। कुछ चीजें आपको खुद लिखनी है, मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे लिखी जाती हैं। अब आप कई प्रपोजल खुद सबमिट करने के सक्षम हो गए, और यकीन मानिए आज की डेट में 60% प्रपोजल्स, सॉरी 40% प्रपोजल्स ऑनलाइन सबमिट होते हैं, 30 to 40% प्रपोजल्स। तो 30 से 40% प्रपोजल्स तो आप खुद अब लगा सकते हैं। ऐसा टूल दिया मैंने आपको, तरीका बता दिया, ऑनलाइन में होना क्या है, देखना क्या है, शब्द है घूम फिर के आते हैं। कोई रिजल्ट पूछेगा कि इंपेक्टेड इंप्लीमेंट्स क्या होंगे, आपके एक्सपेक्टेड इंप्लीमेंट्स, कोई उस चीज को कह देगा जी आपके आउटकम्स क्या होंगे, कोई उसको कह देगा जी आपके एक्सपेक्टेड आउटपुट्स क्या हैं। बस शब्दों का फेर है वही। उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब समय बहुत कम दिया जाया करेगा मीटिंग्स को, क्योंकि एक एक घंटे में हम खत्म किया करेंगे, क्योंकि अब हम टूल्स का सहारा लेंगे ना। टूल यूज किया, 10 मिनट में प्रपोजल लिख के बाहर, टूल यूज किया, 10 मिनट में प्रपोजल लिख के बाहर। तो कल से हम रोज एक प्रोजेक्ट खत्म करने वाले हैं। बचे हुए 4-5 दिन में आपको बेहतरीन प्रपोजल राइटिंग सिखाऊंगा, बहुत सारे टूल्स बताऊंगा उसके अंदर भी, कि कहां कहां से हम क्या कौन कौन सा डाटा लेकर आते हैं, कैसे डाटा कॉपी किया जाता है, कैसे पेस्ट किया जाता है, कैसे चोरी किया जाता है। और चोरी करने का भी सलीका होता है दादा। एक बच्चे को टीचर ने पूछा कि भाई तुम्हारे जिले में कितने वो हैं, ब्लॉक हैं, तो वहां पर ब्लॉक थे 5।
अब वो खुद बिल्कुल बुद्धू बच्चा था, ब्लैक बोर्ड पर खड़ा कर रखा था उसको, एक साथी ने उसके ने इशारा कर दिया ऐसे, ये बताने के लिए 5 होते हैं। निकम्मे ने क्या करा, ब्लैक बोर्ड पर पंजा छाप दिया। तो भैया नकल करने की अगर अकल नहीं होगी तो मार खा जाओगे ना। तो नकल करने की अकल भी सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन लगातार निरंतर सीखते रहेंगे तो। और मैंने आपको बताया कि पॉलिसी बहुत बेकार है आज के समय की। आज के समय की पॉलिसी ये कहती है 100 लोगों में से सिर्फ 20 लोग सीखते हैं, यानी कि 20%। और 20% लोग सीखने के बाद केवल उसमें से 20% लोग ही इंप्लीमेंट कर पाते हैं। और इसका ताजा उदाहरण मैं आपको आपके ग्रुप में से दे रहा हूं। क्या यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने 2,999 ना पे कर रखे हो? 7 लोगों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है यहां पर? कोई नहीं होगा। सबने 2,999 पे कर रखे हैं ना? जो आपके ग्रुप में लोग बैठे हैं ना, उन्होंने पे कर रखे हैं। वहां 17 लोग हैं, 7 लोग सीखने आए हैं, क्योंकि उनको शौक था सिर्फ पैसे खर्च करने का। आज एब्सेंट हैं। ये जो टूल वाली वीडियोस होती है ना, ये लाइव नहीं लगाऊंगा, कभी भी नहीं लगाऊंगा। ये लाइव लगेंगे नहीं कभी भी, क्योंकि ये ऐसे टूल हैं, इसकी कीमत बहुत बड़ी है। प्रपोजल राइटिंग के अंदर 60% काम ये टूल काम कर देता है आपका। तो मैं ऐसी चीज को पब्लिकली शेयर नहीं करूंगा ना कभी भी। ये वीडियो किसी के साथ शेयर नहीं होगी, ये प्राइवेट ही रहेगी। ये प्राइवेट कोर्स में ऐड ऑन हो जाएगी, जो प्राइवेट कोर्स बनते जा रहे हैं साथ साथ वहां ऐड ऑन हो जाएगी। ये पब्लिकली नहीं होगी, किसी भी चैनल पे नहीं होगी। तो यकीन मानिए कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपकी भलाई के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित है। आपका अपना नजरिया है कि आप उसको किस प्रकार से देखते हैं कि यार यादव जी तो नई नई स्कीम लॉन्च कर देते हैं, पैसा ले लेते हैं, लेकिन नहीं। यकीन मानिए, क्योंकि आपका मंतव्य सिर्फ वहां वर्क करता है कि अरे यार ये पैसा देना पड़ेगा। आपका जो ब्रेन है ना, वो इस चीज को जज नहीं करता कि उसके बदले मुझे मिल क्या रहा है। आप कभी ये जज नहीं करते कि उसके बदले मुझे मिल क्या रहा है। अरे आप कौन सा फ्रेंचाइजी ले लोगे, खुद प्रपोजल लिखने बैठोगे? वो तो एडिशनल है कि अगर छोटा मोटा कोई ग्रांट प्रपोजल आ गया, टूल आपके पास है, आपने अगर लिख दिया, तो जो फ्रेंचाइजी मॉडल में एनजीओ गुरु टीम को देने थे 2, 4, 5 हजार रुपए, वही बच गए आपके। अब पूरे के पूरे 12,000 आपके। बात को समझना, अगर आप किसी क्लाइंट से 12,000 रुपए किसी प्रपोजल को लिखने के ले रहे हो, एनजीओ गुरु टीम आपसे उसी प्रपोजल के फ्रेंचाइजी मॉडल में 7,600 रुपए ले रही है, आपको सीधा सीधा 5,000 का फायदा हुआ ना। लेकिन ये पूरे के पूरे 12,000 भी आपके हो सकते हैं अगर 3,000 रुपए लगाकर यहां पर आप बहुत अच्छा सीख गए तो। अगर आप खुद ही लिखना सीख गए, जैसे कि ये प्रपोजल मैंने आपको पूरा बता दिया, ये आप खुद लिख सकते हैं, तो क्या इसके लिए 7,600 रुपए एनजीओ गुरु टीम को देने की जरूरत है आपको? नहीं। तो पूरे 12,000 आपके हैं। लेकिन आपके पास क्लाइंट जरूर आएंगे, क्यों? क्योंकि आपके पास एक लेटर है दैट यू आर ए फ्रेंचाइजी मॉडल ऑफ द एनजीओ गुरु टीम, जो कि अपने आप में आज के नाम, आपके आज के समय में एक ब्रांड है। किस किस को लगता है एनजीओ गुरु अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है, या किस किस को नहीं लगता? यस और नो? किस किस को लगता है कि एनजीओ गुरु आज के समय में एक ब्रांड बन चुका है? जिसको नहीं लगता वो नो लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि हम ब्रांड बन चुके हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि लोग ऐसा सोचते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि द एनजीओ गुरु अपने आप में एक ब्रांड है, और लोग काम करवाने के लिए फोन करते हैं। और बहुत सारे कॉल्स ऐसे होते हैं जिनका मैं एक ही जवाब देता हूं, नहीं सर हमारे यहां काम ही नहीं होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे कॉल्स होते हैं। मैं शायद आज आपको काफी लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं डेली के किस्से हैं क्योंकि मुझे कहीं सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो डेली का किस्सा है। मैं आपको कुछ चीजों से ना लाइव एक बार रूबरू करवाने का प्रयास करता हूँ। 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। मैं आज की ही एक कॉल याद करता हूँ। मेरे पास एक साथी ने कॉल किया था, हमारे महासंघ से शायद संबद्ध संस्थान है वो, और यस, इनकी अगर मेरे पास कॉल रिकॉर्ड होगी तो मैं आपको आज सुनवाता हूँ। एक छोटी सी कॉल रिकॉर्डिंग 4 मिनट की सुना रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी कोई आपत्ति तो नहीं? 4 मिनट का समय और ले रहा हूँ मैं आपसे। नहीं सर, नहीं सर। 1 मिनट जी। हेलो सर जी।
वॉइस आ रही बता है? रहे थे संस्था को अभी 3 यस साल दादा हुए हैं। आ रहा है। ठीक। तो कुछ पार्टी हैं जो डोनेशन करना चाहती थी, तो यहाँ वो FCRA का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो बोल रहे हैं भाई 3 साल पुरानी और जिसके पास ये सर्टिफिकेट है हम डोनेशन वहाँ करेंगे। तो इस मामले में भी थोड़ा आपसे बैठ के बातचीत कर लें। तो इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। यादव सर, आप इतना कुछ कर सकते हो जिसकी उम्मीद कोई नहीं लगा सकता। मेरे को तो पता, मैं आपसे बाई 3-4 दफा आपके ऑफिस में आके मिला हूँ जी। हाँ, और इतने दिन हो गए सर बीच में बस टच में नहीं रहे, तो मैंने इनको बताया एक है बहादुरगढ़ से यादव जी, वो हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। नहीं सर, देखिए मैं बता रहा हूँ क्लियर रूप से, हम लोग इस प्रकार का कोई भी डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करते। जी। FCRA में नियम चेंज हो चुके हैं। पहले क्या था, लेन देन सब हो जाते थे, हाँ। लेकिन अब ये चीज पॉसिबल नहीं रही। अच्छा जी, अब उसके लिए पहले से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, ठीक है। तो वो उसमें हम तो बिल्कुल क्लियर रूप से संस्था को मना करते हैं, क्योंकि इन चक्करों में पड़ोगे संस्था ब्लैकलिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सर ऐसी कोई भी संस्था मेरे पास फिलहाल नहीं है, उसके लिए से मैं माफी चाहूंगा। फिर भी सर एक दिन हमें आपके दर्शन करने का तो अवसर दो, काफी दिन हो गए मुझे। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल मेरा अगर आपके साइड आना हुआ तो मैं आपको आई थिंक सो यहाँ तक आपको चीज समझ में आ गई होगी। एम आई राइट? यस दादा। उन्होंने मुझे कहा कि सर एक डोनर अवेलेबल है, FCRA का सर्टिफिकेट चाहिए और वो डोनेशन देना चाहते हैं। हमारी संस्था अभी नई है, FCRA नहीं है, अगर आपके पास किसी के डॉक्यूमेंट हो या आप ले सकें। मैंने साफ मना कर दिया। क्या महासंघ में ऐसी संस्थाएं नहीं है? बहुत सारे FCRA वाली संस्थाएं क्या महासंघ में नहीं है क्या? बहुत सारे है दादा। क्यों नहीं हाँ करी मैंने? क्योंकि आप सक्रिय नहीं है। यकीन मानिए, मैं जो लोग महासंघ के अधिवेशन में अभी लास्ट टाइम आए थे बहादुरगढ़, उनको पता है, क्योंकि हमारी कुछ टीम ऐसी थी महासंघ से जुड़ी हुई जो 2-3 दिन पहले मैंने बुला ली थी तैयारियों के लिए। उन्होंने लाइव देखा है। मेरे पास कंपनियां आती हैं, ऑफिस में आके बैठ के बात करती हैं, सर हम ग्रांट देने आए CSR की, ले लो। मैं कहता हूं मुझे जरूरत ही नहीं है। अरे सर महासंघ चला रहे हो, कोई तो संस्था होगी जो इस टाइप का काम करती है, उसको दिलवा दो। भैया किसी का भरोसा ही नहीं है, साफ सीधी बात। क्यों लूं मैं किसी की गारंटी भाई? अगर आप लोग एक्टिव नहीं है तो मैं क्यों आपके लिए जोखिम लूं? क्योंकि आज अगर मैं जरा सा लालच देख लूं तो शायद उनकी नजर में मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। मुझे जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं क्राउड फंडिंग पे काम करता हूं। मैं तो साफ सीधी बात कहता हूं, प्रोजेक्ट की वैल्यू मेरी नजर में पता है क्या है? प्रोजेक्ट की वैल्यू 500 रुपए का काम लेने के लिए 50 रुपए रिश्वत दो, 50 रुपए डॉक्यूमेंटेशन में खर्च करो, 50 रुपए काम करवाने के लिए वॉलंटियर को दे दो, ठीक है। 150 खर्च हो गए, 500 के काम की क्वालिटी 350 में आएगी नहीं, संस्था ब्लैकलिस्ट हो जानी है एक दिन। ठीक है। तो क्यों फोकट में दिमाग खराब किया अपना? मैं इसलिए प्रोजेक्ट को, कभी भी आपने देखा होगा मैं जितनी वीडियोस बताता हूं, सब कुछ करता हूं, आपको सारी ग्रांट बताता हूं, कभी मैंने माधव की जमा की है आज तक? नहीं। उसका कारण यही है, क्योंकि जिसको एक बार, वो कहते हैं ना कि एक बार अगर शेर के मुंह खून लग गया तो फिर वो किसी को नहीं समझता, तो वैसे ही जो व्यक्ति एक बार क्राउड फंडिंग में निकल गया ना, वो जिंदगी में प्रोजेक्ट के लिए कहीं जाएगा ही नहीं। क्राउड फंडिंग का सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है। आज हमें लगता है छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सॉफ्टवेयर की कीमत ही जो है 2-2.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, लेकिन जिसके पास है ना, उसे पता है कि वो क्या पा चुका। जिसने लिया है उन्हें पता है कि वो क्या पा चुके हैं। और रिसेंटली मैं तो बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर ही नहीं कर पाता हूँ। जैसे यहाँ गया हुआ था, ये सम्मान वगैरह उन्होंने दिया, ऐसे में बहुत सारी जगह लॉन्चिंग देखा आया हूँ काफी सारे सॉफ्टवेयर की, ठीक है। एक एक प्रोग्राम के अंदर 5.5 लाख रुपए, यकीन करेंगे सर आप? एक प्रोग्राम 4 घंटे का सिर्फ 5.5 लाख का डोनेशन। क्या लगा उसका? अगर वो यही रोता रहे कि मैंने 2.5 लाख कहां से लाऊंगा सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए, फिर तो उसने कमा लिए थे। अब सोचो, जब एक प्रोग्राम के अंदर 5.5 लाख हो सकते हैं, चलो मान लेता हूं उस प्रोग्राम में यादव जी गए थे, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं यादव जी को। सर 50,000 आएंगे? क्या आप मेरी क्षमता के 10% भी नहीं हो मुकाबले में? अगर आप 50,000 भी लाने लग गए हर प्रोग्राम के अंदर,
तो 6 लाख आ रहे हैं सर आपके पास। सॉफ्टवेयर की कीमत कहां गई सर? कुछ वैल्यू रखती है सॉफ्टवेयर की कीमत फिर आपके सामने? नहीं रखती। जिन लोगों को इस तरीके पता है, अभी बहुत सारे लोग ना, माननीय अध्यक्ष महोदय आज डिस्कनेक्ट हो गए, बाकी आप सब लोग केसबुक सीरीज में जुड़े हैं और आपने सुना भी होगा उनके मुंह से। काफी लोग उनसे पूछते सर अपनी टीम से मिलवा दो, सर आपकी टीम कौन से मॉल में फंडरेजिंग करनी है वो बता दो, है ना। आप ये तो पूछ सकते हैं, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के कभी अपने आप से जवाब लीजिएगा, क्या आप उनकी तरह मॉल को 2 लाख रुपए में बुक कर सकते हो? आपको अच्छा लगता है कि यार यादव जी तो महासंघ में ना सिर्फ उनपे अध्यक्ष जी की संस्था पे मेहरबान हो गए, उनकी फंडिंग की रोज मैसेज आते हैं, आज 10,000 का डोनेशन, आज 50,000 का डोनेशन, आज 20,000 का फंड रेजिंग, आज इतने की फंड रेजिंग। यादव जी उनपे मेहरबान है क्योंकि वो अध्यक्ष बना रखे हैं यादव जी ने। मैंने कुछ नहीं किया है भैया। वो जिस मॉल को पहले चूज करते हैं, वहां एप्लीकेशन देते हैं, फिर मॉल वाला एक अमाउंट बताता है कि मैं 7 दिन का इतना पैसा लूंगा, आपकी डोनेशन आए 1 रुपए का चाहे ना आए, और वो रिस्क लेते हैं। अभी जयपुर में उन्होंने एक मॉल में 1,80,000 रुपए दिए थे, वहां से मात्र 50,000 की फंड रेजिंग हुई पूरे महीने में। अगर ऐसे वो रिस्क में वो सोचे कि यार नहीं लॉस हो गया मेरे को तो बंद कर दूं, फिर तो कर ली उन्होंने फंड रेजिंग। उन्होंने फिर भी रिस्क लिया। आपके मैसूर में आए सर वो सर अभी, है ना, मैसूर में उनकी टीम ने काम किया, साउथ साइड में और काफी जगह अभी भी काम कर रही है उनकी टीम, पता है आपको, अभी भी काम कर रही है उनकी टीम। और डेली कहीं ना कहीं से डोनेशन वो जनरेट करते हैं, 10-15-20,000 10-15-20,000 रुपए डेली आ रहा है। क्या बुरा है सर? 15,000 रुपए का मतलब समझते हैं आप डेली का? उनकी आपने कमेंट देखे होंगे चैट बॉक्स के अंदर, 5-7-10,000 से कम तो कुछ होता ही नहीं है। 5,000 भी मानू तो सर 1.5 लाख रुपए महीना आ रहा है। 1.5 लाख रुपए महीने का मतलब समझते हैं सालाना कितना हुआ बजट? अगर वो आपकी तरह सोचने लगे, यहाँ तो लोग, मैं मतलब हैरान होता हूं जब कोर्सेज के लिए हम लोग टाइम देते हैं कि भाई ये कोर्स स्टार्ट हुआ, 2,999 फीस है। यकीन मानिए बहुत से लोग कहते हैं अरे यादव जी हम तो महासंघ से जुड़े हुए थे, यहाँ भी फीस लोगे हमसे। अरे यार आप सोचिए कि आपके पीछे टीम काम करती है। ये जो क्लासेस, ये जो डाटा आपको दिया जाता है, इसके पीछे 5-7 लोग मेहनत कर रहे होते हैं। मैं घर से फ्री हूं, मैं पागल हूं, मेरा घर परिवार नहीं है, मुझे पैसा नहीं कमाना। यार वो लोग पागल थोड़े हैं बेचारे जो बैकएंड पर काम कर रहे हैं, वो घर से फ्री थोड़े हैं। यादव ही तो है केवल घर से फ्री, उनको भी कुछ देना होता है। जो बैकएंड पर डाटा कलेक्ट करते हैं, तैयारी होती है हर एक चीज की। पता है आपको कि आपको एक क्लास देने के लिए पूरा सिस्टम बैकएंड पर काम करता है। जो लोग ऑनलाइन क्लास दे चुके हैं, कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं, उन्हें पता होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि आप वहां लाइव होते हैं। आपसे हुई एक गलती बहुत बड़ी भारी पड़ जाती है, तो हर एक चीज डेमोन्स्ट्रेट होती है पहले। जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी में जब हम जो प्रोग्राम करते हैं ना, उस प्रोग्राम की एक रिहर्सल होती है, पता होगा आपको, एक दिन पहले। वो क्यों होती है? वो इसीलिए होती है। ऐसे ही जब आपके साथ कोई क्लास शेयर की जाती है, आपके साथ मैं रोज लाइव आता हूं, उसके पीछे टीम की मेहनत होती है। सर मैं घर से फ्री हूं, मुझे पैसा कमाने का शौक नहीं है, लेकिन जो टीम मेरे पीछे काम कर रही है उसको देने का उत्तरदायित्व तो मेरा है। वो भी तो मुझे कहीं से जनरेट करना पड़ेगा ना। शायद इसलिए कभी कभी ये पेड कोर्सेज आपको दिए जाते हैं, हमेशा नहीं दिए जाते। और ये अभी क्यों लॉन्च हुआ पता है ना आपको? आप लोगों से एक निवेदन किया गया था, एनजीओ गुरु चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर कर दीजिए भैया। अगर हर एक साथी 10-10 सब्सक्राइबर भी देता ना, तो 1 घंटे का खेल था वो। लेकिन हमने सिर्फ लेना सीखा है, देना नहीं सीखा। हम महासंघ से ज्ञान तो पूरा चाहते हैं, लेकिन महासंघ के लिए हम 1 सब्सक्राइबर की मेहनत नहीं कर सकते। तो सोचिए कि मेरी मेंटेलिटी कहां जा रही होगी अब। और मैं आज से नहीं, ये चीज मैं 10 साल से भुगत रहा हूं। 38,000 कुछ संस्थाएं आज के समय में महासंघ से, 38,000 सब्सक्राइबर नहीं है चैनल पर, 38,000 फॉलोअर नहीं है महासंघ के पेज पर, 38 लोग मीटिंग में नहीं जुड़ते हैं। तो सोचिए मेरी मेंटेलिटी कहां पर वर्क कर रही होगी कि शायद आप लोगों को पैसा खर्च करने का शौक है, उसके अलावा किसी चीज का शौक नहीं है। इन सब लोगों ने जो आज इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इन सब लोगों ने 2,999 पे कर रखा है। 17 लोगों ने, 7 लोग सीखने आए हैं।
इसका मतलब उनको सिर्फ पैसा फेंकने का शौक था, पैसा फेंक दिया, छुट्टी। सर अगर आपको पैसा फेंकने का शौक है तो सर मैं भी समाज सेवी व्यक्ति हूँ, मुझे भी पैसा इकट्ठा करने का शौक है, बारात में भी बहुत इकट्ठे करे हमने, ठीक है। लोग उड़ाते थे, हम झपटते थे, कोई नहीं, आप फेंकिए, हम झपटते रहेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन यहां आप अपना लॉस कर रहे हैं। महासंघ जो आपको देना चाहता है एग्जैक्ट रूप से ना, उसको लेने, उससे पाने का प्रयास कीजिए। महासंघ आपकी भलाई के लिए काम करना चाहता है। मैं आपसे आज 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, मेरे ख्याल से 2 लाख, 2,500 रुपए का लास्ट सॉफ्टवेयर होता है मेरे पास एक, इससे ज्यादा तो नहीं कमा सकता ना मैं आपसे, है ना। क्या सब लोग दे देंगे, सारी 36,000 संस्थाएं दे देंगे मुझे? नहीं, कोई इक्की दुक्की संस्था इस पे काम करती है, इक्की दुक्की संस्था ग्रांट अप्लाई करवाती, इक्की दुक्की संस्था। यार मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपके 10, 15, 20,000 रुपए धनी हो जाऊंगा, ये मेरे बैकएंड टीम के लिए होता है। मैं चाहता हूं कि जिस दिन आपको खुद ब खुद एक 10 लाख का डोनेशन मिले और आप आगे बढ़ के कहेंगे सर मैं महासंघ को 50,000 रुपए डोनेट कर रहा हूं, मुझे उस पल का इंतजार है। आज आपसे महासंघ से जुड़ने से संबंधित 2,100 रुपए, 5,100 रुपए या 11,000 रुपए जो है सहयोग शुल्क लिया जाता है ना, वो बैकएंड को सपोर्ट करने के लिए लिया जाता है, उससे महासंघ नहीं चल रहा है। महासंघ उस पल के इंतजार में जब आप अपने प्रॉफिट का एक अंश महासंघ को दें कि सर आपकी वीडियो देखी, 15,000 रुपए कंसल्टेंट मांग रहा था इस प्रोजेक्ट के, 15,000 बचा लिए और आज मैं दिल से आपको 1,500 रुपए डोनेट कर रहा हूं। महासंघ को उस पल का इंतजार है आपसे। लेकिन आपने देखा होगा हमने बहुत सारी वीडियोस दी हैं, किसी भी वीडियो में मुझे कोई एक कमेंट आप बता दीजिए, गारंटी लेता हूं जिसने वीडियो देखी है, जैसे आप लोग अप्लाई करते हैं वैसे वैसे उन्होंने भी अप्लाई किया होगा ना, किया होगा ना। आज तक किसी भी वीडियो में कमेंट बता दी जिसने ये लिखा हो कि सर इस वीडियो को देख के मैंने ग्रांट अप्लाई की थी और मेरे 15,000 रुपए बच के मैं महासंघ को जो है 1,500 रुपए डोनेट कर रहा हूं। ये है आपकी और मेरी सोच में अंतर, ये है आपकी और मेरी सोच में अंतर। मैंने कहा ना, जिस दिन हम देना सीख जाएंगे उस दिन पाना स्वतः ही स्टार्ट हो जाएगा। मुझे लोग बुलाते हैं, महासंघ के फाउंडर मेंबर में हूं तो ऑब्वियस सी बात है लोग अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मैं खाली हाथ चला जाता हूं, खाली हाथ आ जाता हूं? सोचना कभी, अगर मैं कहीं गेस्ट के रूप में गया हूं तो जाहिर सी बात मैं एक 4 व्हीलर से नीचे चल ही नहीं सकता, साइकिल या मोटरसाइकिल पे तो पहुंच नहीं सकता, बस में लटक के ट्रांसपोर्ट से, है ना। एक गाड़ी में खर्चा होता है, ठीक है। उसके बाद वहां सामने वाला व्यक्ति मेरे ऊपर आदर सत्कार में, फूल मालाओं में, उन सब चीजों में जो खर्च कर रहा था वो कहीं ना कहीं उसका एक लमसम अमाउंट या उससे जुड़ता हुआ एक अमाउंट मुझे उसकी संस्था को डोनेट करके भी आना होता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई बहन की शादी में अगर 2,100 रुपए देके गया था ना, तो हम उसके यहाँ 3,100 पहुंचाते हैं, राइट। यही तो होता है ना व्यवहार में आदान प्रदान। किसी ने हमें 101 रुपए डोनेट किया और जब उसको जरूरत पड़ी तो हमने उसको 121 कर दिए। हम बढ़ा के व्यवहार को लौटाते हैं, ये होता है व्यवहार को लौटाना बढ़ाकर। तो ऑब्वियस सी चीज है कि कहीं ना कहीं मुझे डोनेट करना होगा। ये सारे खर्चे कहां से आते हैं, कभी सोचा आपने? अगर मेरा खुद का सिक्योरिटीज का बिजनेस ना हो ना और मैं एडवोकेसी बिजनेस में ना हूं तो शायद महासंघ कब का बंद हो चुका होता। 18 घंटे में महासंघ को देता हूं अपनी लाइफ के, डेली 18 घंटे में महासंघ को देता हूं, चाहे सीखने के रूप में, क्योंकि सीख भी रहा हूं तो महासंघ के लिए, चाहे सिखाते हुए आप लोगों को क्लासेस देते हुए, चाहे आपके लिए कंटेंट बनाते हुए, वीडियोस बनाते हुए, किसी भी रूप में मैं अपना 18 घंटे का समय महासंघ को देता हूं। अपनी टोटल इनकम का, चाहे वो मेरे सिक्योरिटी के बिजनेस से आती हो, चाहे मेरे लीगल कंसल्ट वर्क से आती हो, चाहे मैडम की सैलरी से आती हो, उस इनकम का 80% पार्ट मैं डोनेशन में यूज करता हूं। 80%, 20% अपने पास रखता हूं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, छोटे मोटे खर्चों के लिए, ठीक है। चाहे मैं कितने भी बड़े पद पे चला जाऊं, ये जो टी शर्ट है ना, ये 100-150 रुपए से ऊपर वाली नहीं मिलेगी, यहां पर जारा और ये सब नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मेरी जरूरतें कम है। और जहां जरूरतें कम होती है ना, व्यक्ति बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। कभी अपनी नीड्स को कम करके देखिएगा,
और कभी खुद को दूसरों के लिए समर्पित करके देखिएगा। जब हम अपना समय, अपने आप को दूसरों के लिए दे देते हैं ना, तो हमें अपने आप प्रभु चलाता है, ऊपर वाला। और कहते हैं ना, उससे बड़ा शक्तिशाली कोई व्यक्ति नहीं है। ये एनजीओ गुरु भी कुछ नहीं है आपके, उनके सामने तो हम तो कीड़े मकोड़े भी नहीं है उसके सामने। परमात्मा को देना होगा ना सर। उस दिन एक कंपनी का फोन आएगा, वो कहेंगे सर आपको ना हमने फेसबुक पर देखा है, आप बड़ा मीटिंग अटेंड करते हैं, बहुत कुछ सीखते रहते हैं, पता नहीं आपको कुछ मिला कि नहीं मिला। मेरी संस्था के पास फंड रखा हुआ है, मेरी कंपनी में फंड रखा है, चलिए आपको दे देता हूं, क्योंकि आप एक्टिव बहुत अच्छे हैं, आप फेसबुक पर पोस्ट बहुत सारी शेयर करते हैं, सोशल पोस्ट, वो भी। क्या पता देने की, जब कुदरत को देने का मौका देना होगा ना आपको, तो क्या पता कुदरत कहां से दिलवा देगी। ये प्रैक्टिकल चीज है, हमें भी नहीं पता होता। मैंने जब सखी प्रोजेक्ट शुरू किया था, मुझे नहीं पता था कि कोई डोनर मुझे डोनेट करेगा। हमारा डोनेशन चल रहा था, सखी प्रोजेक्ट की फोटोज आ रही थी, फिर एक डोनर का फोन आया, सर आपको सोशल मीडिया पे देखा, आप सखी प्रोजेक्ट के नाम से सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करवाते फ्री में। मैं कहा सर ये कैसे करते हैं आप, कौन पैसा दे रहा है इसका? मैं सर पैसा कोई नहीं दे रहा, हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, आपस में कुछ करके कर रहे हैं, कुछ आप जैसे सहयोगी लोग भी देते हैं। अच्छा सर कैश में लेते हैं आप डोनेशन या कैसे लेते हैं? मैं कहा सर आपकी इच्छा के ऊपर होता है, आप चाहे पैड्स पहुंचाना चाहे। फिर उस व्यक्ति ने मुझे फोन करा, बोला सर मेरी एक कंपनी थी और उसमें कुछ हमारे पास बी का मटेरियल बच जाता है, क्योंकि देखिए जब कोई व्यक्ति ऑर्डर करता है 100 सामान का ऑर्डर किया, तो क्या व्यक्ति 100 ही सामान बनाता है? शादी के कार्ड छपते 5-7 एक्स्ट्रा छपते हैं, पता है आपको, है ना? कोई भी चीज बनती है 5-7 एक्स्ट्रा बनती है, वो तो ऑर्डर पे जो चीज बनती है वो एक्स्ट्रा बन जाती है। बोले सर वो एक्स्ट्रा वाली चीजें फिर कहीं जाती नहीं है, क्योंकि सबको एक जैसा मटेरियल चाहिए होता है। अब अगर मुझे इस डिजाइन का ग्लास चाहिए, मैंने कंपनी को ऑर्डर किए 1 लाख ग्लासों का, कंपनी ने बनाए 1,10,000 ग्लास, क्योंकि अगर कोई मटेरियल खराब निकल गया, कुछ ट्रांसपोर्ट में टूट फट गया, कुछ वैसा हो गया, तो वो एक्स्ट्रा वाला काम आ जाता है। अब ये एक्स्ट्रा बच गया। आपने सुना है जब आप टाइल्स लेने के लिए जाते हैं अपने घर के लिए, आप उससे कभी कहना कि सर मुझे मिक्स टाइल दे दो, आधे से ज्यादा कम रेट में मिलेंगे आपको, क्योंकि मिक्स टाइल का मतलब होता है सारी एक रंग की नहीं मिलेंगी आपको, अलग अलग रंगों की मिलके मिलेंगी। वो क्यों मिलती है अलग अलग रंगों की? क्योंकि उसका स्टॉक जा चुका होता है, वो कुछ पीस बचे होते हैं, वो कुछ बचे पीस वो आपको सब देता है, वो बहुत सस्ती मिल जाती है आपको टाइल्स। जो लोग अपना गोडाउंस वगैरह बनाते हैं उसमें वो रंग बिरंगी टाइल यूज कर लेते हैं, तो वो ऐसे लोग बहुत सस्ती खरीद के लेके आते हैं। किसी भी टाइल कंपनी से आप जाके या किसी दुकान पे जाके पता कीजिएगा, तो आपको ये चीज पता लग जाएगी कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही उस संस्थान ने मुझे फोन किया, बोले सर हमारे पास ना करीबन 1.5 करोड़ पैड्स पड़े हुए हैं बी के, ले जाओ आकर। हमें क्या पता था कि ऐसा सहयोग मिल जाएगा? नहीं पता था। और यकीन मानिए जो पैड्स के पैकेट हमें मिले, अगर मैं उसकी मार्केट वैल्यू की बात करूं तो एक पैकेट की मूल्य 600 रुपए है। इतना ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो, विदेश का। 600 रुपए एक पैकेट की कीमत है। वो सारा मतलब जो है एक्सपोर्ट का माल है, जो यहां से वो मतलब विदेश भेजते थे। और जो हमारे यहाँ सखी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, अब मैं उस प्रोडक्ट का पता क्या करता हूँ, जो हमसे सखी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, मैं उनको गिफ्ट के रूप में देके आता हूँ हमेशा। उनको भी तो पता लगना चाहिए वैरायटी क्या चीज होती है। मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, हमारे लिए भी नई चीज थी, मेरे किसी काम की नहीं है, ठीक है। अब वैसे डोनेट कर नहीं सकता, क्योंकि फिर लोगों को आदत पड़ जाएगी उस चीज की। भैया अब तो सखी प्रोजेक्ट के डोनेशन में यही चीज आनी चाहिए, सखी प्रोजेक्ट में हमें यही वाला पैड मिलना चाहिए। इसलिए हम यूजर्स को नहीं देते, जो संस्था प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है ना, हम उसको गिफ्ट के रूप में दे आते हैं। तो उनके पास एक यादगार रहती है, भाई ये हमें ब्रांडेड प्रोडक्ट मिला था सखी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो थोड़ा सा ये चीजें रहती हैं आपस में, यही सब चीजें तो होती हैं एक्सचेंज करने की। मुझे कहीं से कोई चीज गिफ्ट में मिली। मैं अभी रिसेंटली जिस संस्थान के पास गया था, जहां पर मैं ये प्रोजेक्ट देकर आया, उन्होंने मुझे एक मॉनिटर गिफ्ट किया आते हुए। उन्होंने कहा सर कि हमने ना वाग एजुकेशन फाउंडेशन वालों को देखा था, तो हम उनसे बड़ा इंप्रेस हुए, उन्होंने आपको सीपीयू गिफ्ट किया था। सर हम शायद उतना सक्षम नहीं है, लेकिन हम आपको एक मॉनिटर देके भेजेंगे। तो उन्होंने एक यूज्ड मॉनिटर मुझे देके भेजा था। अच्छी बात है। देखिए डोनर बराबर होता है, चाहे वो 1 रुपए का हो चाहे 1 करोड़ का हो, मेरे लिए सब बराबर है। तो मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं हमेशा। और यकीन मानिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कब किस्मत पलट जाए आपकी कोई भरोसा नहीं। इसलिए सक्रिय रहिए, सजग रहिए। आपसे अगर कहा जाता है ना महासंघ की चीजों को शेयर कीजिए, जब भी कोई वीडियो लगे, मैं ग्रुप में डालूं चाहे ना डालूं, आपको तो मिल जाती है ना फेसबुक उस पे, अपने यूट्यूब चैनल पर लिंक कॉपी कीजिए और चढ़ा दीजिए सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से, कोई दिक्कत नहीं। कहा जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, क्या पता आपके पास कब कौन किस क्वेरी के लिए फोन कर दे।
कि सर आपको बड़ा देखा है, आप तो ये सब करते होंगे, है ना। कोई भरोसा नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज है और कई लोगों को इसके प्रैक्टिकल उदाहरण मिले हैं, इसीलिए मैं आपके साथ ये चीजें शेयर कर रहा हूँ। हमारे एक उपक्रम हमने चलाया था अपने क्षेत्र में, भादुड़ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। हमने रिक्शा यूनियन से कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि भाई जब भी आप ना किसी गर्भवती महिला को लेकर जाएं, या मोस्टली तो हमने वैसे गर्भवती महिलाओं और विकलांगों के लिए किया था, तो विकलांग को या आप गर्भवती महिला को जब भी आप रिक्शा में बिठाएं ना, तो उनसे आप किराया मत लेना, आप ईमानदारी से अपनी पूरे महीने की एंट्री हमारे पास ले आना, उसका किराया हम आपको दिया करेंगे। अब विद इन सिटी किराया कितना होता है? 10 रुपए। मैं कह यार रोज 1 2 3 10 5 को छोड़ भी देगा, 1000 1500 रुपए ले भी जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने, हमारे साथ जो लोग हमारी इस मुहिम से जुड़े, उन्होंने हमें डोनेशन भी अच्छा दिया कि भाई सर आप अच्छा काम कर रहे हो, 1000 रुपए हमारी तरफ से, 1500 हमारी तरफ से, लोगों ने अच्छा डोनेशन भी दिया। अब मैं उसका एक वाक्य बता रहा हूँ। एक रिक्शा वाला मेरे पास आता है, उसे पोस्टर लगवाए हुए, हमने उसके आगे पीछे स्टिकर लगा देते हैं हम संस्था का, मैं कभी फोटो शेयर करूंगा आपके साथ उस ग्रुप में, आप वाले ग्रुप में। तो हम एक स्टिकर लगा देते थे भाई इस रिक्शा में जो है गर्भवती महिलाओं और विकलांगों से किराया नहीं लिया था, सौजन्य से माधव जन कल्याण फाउंडेशन। तो एक रिक्शा वाला मेरे पास भाग के आया, आते मेरे ऑफिस में आया, बोला सर साहब जी हैं। मैं अंदर बैठा हुआ था, मैं कि भाई कौन? बोला सर आपको याद है आप वहां पर आए थे बस स्टैंड पे, स्टिकर लगा के गए थे मेरी रिक्शा पे। मैं कहा हाँ भैया। बोला सर ये आपके 11,000 रुपए। मैं कहा मेरे 11,000 रुपए? मैं मेरे तो नहीं गिरे भैया। नहीं नहीं सर ये आपके लिए भेजे हैं। मैं किसने भेजे हैं? बोले सर मैं अभी अभी ना एक गर्भवती महिला, मतलब किसी का फोन आया था रिक्शा लाने के लिए, जैसे लोग कॉल कर देते ना रिक्शा, यहाँ पर आपको पता होगा कि शायद आपकी सिटी में है नहीं है, लेकिन यहाँ पर मोटरसाइकिल ऑटो रिक्शा सब फोन पे ही बुक हो जाते हैं, ओला उबर्स के माध्यम से। तो बोला सर मेरे पास एक बुकिंग आई हुई थी, मैंने देखा गर्भवती महिला है, तो मैं फटाक दे से उसको सिविल हॉस्पिटल लेके गया। तो वो व्यक्ति सज्जन ना मुझे बोले कि भाई आप वेट करो, बड़ा मतलब बहुत ज्यादा कंडीशन उसकी नॉर्मल नाजुक हो चुकी थी। तो वो अचानक, पहले मैंने सोचा भाई उनको जाने दो, तो बोला वो पहले उसको ले जाने की प्राथमिकता दिखाई उसने उस महिला को। तो वो सज्जन मेरे पास 10 मिनट बाद आए, बोले भैया 10 मिनट रुको, ठीक है अभी हम भर्ती करवा के आए हैं और मैं आपको जो है ना अभी किराया दे के भेजूंगा। तो भाई जल्दबाजी में लोग पर्स भी ले जाना भूल जाते हैं, बहुत सारी बातें होती है। तो वो हालांकि मना करता, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी, उन्होंने उसका नंबर मांग लिया किराए रिक्शा वाले का। रिक्शा वाले मोस्टली अपने यहाँ नंबर लिख के रखते हैं, वो पेटीएम और गूगल पे वगैरह बना कर ना। तो वो बोलता सर 15-20 मिनट बाद उस सज्जन का फोन आया, बोला भाई साहब एक बार आ जाओगे, हमें घर तक छोड़ दो, अपना किराया भी ले लेना। बोला सर मैं उनको घर पे छोड़ने का, किराया तो मुझसे लेना नहीं था, मैं उनको घर पे छोड़ के आया तो वो मेरे को खुशी से ना 500 रुपये देने लग गए। मैंने कहा सर हम किराया नहीं लेते, इस पे आपने पढ़ा नहीं है शायद। बोले यार ये तो अच्छी बात है, ये तुम लोग बहुत अच्छा काम करो। बोले सर हम नहीं कर रहे, ये संस्था वाले करवाते हैं। बोला यार मेरे यहाँ बेटा हुआ और अगर आप टाइम से 1 मिनट भी लेट होते तो शायद मेरी संतान या मेरी बीवी दोनों नहीं बचते, ठीक है। और आप तो मैं खुशी से 11,000 रुपये दे रहा हूँ। तो वो बंदा मना करने लग गया था, तो उस बंदे ने कहा कि भाई एक काम करो, जिस संस्था से, जो संस्था तुमसे काम करवा रही है उसको दिया ना। तो वो व्यक्ति वो 11,000 रुपये मुझे देने आया था। मैंने उससे कहा ये मेरा नहीं है, ये आपकी ईमानदारी की वैल्यू है, जो आपने सबसे पहली बात ईमानदारी बरती कि जैसा हमने कहा वैसा आप कर रहे हैं। दूसरा, आपने अपना एक कर्म समाज सेवा के प्रति समर्पित किया, तो ये आपका रिवार्ड है, मेरा नहीं है। उस दिन वो बंदा बड़ा खुश होकर गया अपने घर। वो चाहता तो मुझे ना बताता 11,000 रुपए के बारे में, अपने घर ले जाता। मुझे क्या सपने आ रहे थे कि किसी ने संस्था को देने के लिए 11,000 रुपए दिए होंगे, लेकिन उसकी ईमानदारी एक ऐसी चीज थी जो मेरे दिल पे आज भी छाप छोड़ गई। एक बीच में कुछ समय आया था लॉकडाउन के समय, जब उसे जरूरत थी तो हमने उसकी 50,000 रुपए की हेल्प भी की थी उस व्यक्ति की। देखिए ऐसे व्यक्ति दिल में चढ़ जाते हैं फिर। तो ये ऐसे बहुत सारे किस्से हैं इस लाइफ के, बहुत कुछ देखा है लाइफ में, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है, वो सब कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यकीन मानिए, आप अगर महासंघ से लगातार ऐसे सीखते जाते हैं, और जो महासंघ आपको कहता है, अगर महासंघ ने कहा ना कि शेयर कर दो, तो यकीन मानिए आपके फायदे के लिए कहा है। महासंघ के फायदे के लिए नहीं कहा, आपके फायदे के लिए कहा। अगर महासंघ कहता है कि भाई आप जुड़े हैं तो एक बार और लोगों को कहिए महासंघ से जुड़ने के लिए, तो अगर आपको सोशल मीडिया पे किसी भी संस्था की कोई पोस्ट दिख जाती है और अगर आप उसको एक मैसेज लिख देते हैं कि सर आप ऐसे ही तरक्की करते रहें, ऐसी हमारी मंगल कामना है, लेकिन आप जैसी संस्था को आगे तरक्की करने के लिए महासंघ से जुड़ जाना चाहिए, अगर एक मैसेज आप वहां डाल देते हैं तो कोई बुराई नहीं है उसमें।
अगला अगर पूछेगा भाई क्या है महासंघ, क्यों है, ये नंबर है सर, आप कांटेक्ट कर लेना। छुट्टी। क्या गया आपका? क्योंकि अगर आज आप उसके अच्छे कामों के लिए आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो जिस दिन आप अपना सोशल वर्क या कोई भी सोशल काम सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे, तो वो भी उस कमेंट के बदले में आपको एक कमेंट करेगा ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। यही तो चाहते हैं ना हम लोग भी। हम लोग सोशल मीडिया पे शेयर क्यों करते हैं? कि लोग उस पर कमेंट करें, हमें अच्छे अच्छे कमेंट करें, है ना। और जो चीज पे ज्यादा कमेंट या ज्यादा लाइक हो जाते हैं वो चीज वायरल हो जाती है। और वायरल चीज पे डोनेशन ज्यादा आएगा या नॉर्मल चीज पे डोनेशन ज्यादा आएगा? वायरल चीज पर, राइट। तो सर आप दूसरों से वही उम्मीद कीजिए जो आप दूसरों को परोस रहे हैं। अगर आप लोगों के, देखिए कोई भी संस्था, वो आपको जानता हो नहीं जानता कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको किसी भी समाज सेवी किसी भी व्यक्ति की कोई पोस्ट दिख जाए ना सोशल मीडिया पर, उसके नीचे कमेंट जरूर लिखना अच्छा सा, कीप इट अप, लगे रहिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड, कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, एक लाइक का बटन जरूर दबाइए। यकीन मानिए जिस दिन आप लिखेंगे ना, उस दिन ये सारे कमेंट, ये सारे लाइक, ये सारे शेयर्स आपको बदले में मिल जाएंगे वापस। फर्क इतना होगा कि वो महासंघ से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको ट्रिक नहीं पता, उसका कैंपेन अच्छा बनाया नहीं पता, नहीं बना उसे नहीं पता, लेकिन आप महासंघ के साथ जुड़े हुए, अच्छा चीज सीख रहे हैं, अच्छा चीज कर रहे हैं, आपके कैंपेन में दम भी होगा, सिर्फ एक शेयर की तो जरूरत है उसको, तो उस दिन वो शेयर आपके लिए फंडिंग के रूप में काम आएगा। शेयर एंड रन की भी एक नॉलेज दीजिए सर, इस फील्ड में इलिटरेट हैं सर। मैंने शायद कहीं ना कहीं गलती से ये जानकारी शेयर करी दी कि शेयर एंड रन क्या होता है। जितना आप शेयर करते हैं, और सिर्फ खुद का नहीं, याद रखिएगा, अपनी चीज को तो दुनिया अच्छा बताती है, अपनी चीज को दुनिया अच्छा बताती है ना भाई। आप दूसरों की चीज को शेयर कीजिए, दूसरे आपकी चीज को शेयर करेंगे। मजा तो तभी है ना कि जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम को प्रचारित कर रहा हो, आप दिल ठोक के कह सकें भैया मेरे बारे में जानना हो तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की साइट पर चले जाना, वहां आपको मेरी संस्था का लोगो भी मिलेगा, 2 पेज की एक साइट भी मिलेगी, और वहां पर मेरे कामों के बारे में भी लिखा होगा। सोशल मीडिया पेज पर हमारे काम वहां प्रदर्शित किए जा रहे हैं और ठोक के बताए जा रहे हैं भाई हमारी संबद्ध संस्थाएं इतना अच्छा काम कर रही है, हमें इन पर गर्व है, ऐसा लिखकर हमारी पोस्टें वहां शेयर की जा रही है। तो जब आपके बारे में दूसरा व्यक्ति लिखता है ना, उसकी वैल्यू होती है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप महासंघ के बारे में शेयर करें, तो यकीन मानिए आप अपने बारे में शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन हमें आपकी पोस्ट पर कोई चीज दिखाई देगी, हम उसको फटाक से शेयर कर देंगे, और आपकी चीज जब महासंघ के पेज पर शेयर हो रही तो समझो कहां तक जा रही है, राइट। ये शेयर एंड सब्सक्राइब और रन का बहुत बड़ा खेल है भैया, बहुत बड़ा खेला है। और यकीन मानिए आज इसी खेला की बदौलत मैं अगर सिर्फ और सिर्फ माधव जन कल्याण फाउंडेशन की बात करूं, सिर्फ माधव जन कल्याण फाउंडेशन, अभी एनजीओ गुरु को भूल जाइए, मैं कंसल्टेंसी सर्विस देता हूं उसको भूल जाइए, मैं महासंघ से क्या कर रहा हूं उसको भूल जाइए, मैं सॉफ्टवेयर में क्या कमा रहा हूं उससे भूल जाइए, बहुत सारी चीज भूल जाइए। सिर्फ और सिर्फ मेरी माधव जन कल्याण फाउंडेशन में जो मेरे सोशल मेंबर्स हैं, मेरे जो वॉलेंटियर्स हैं, केवल वॉलेंटियर्स, डोनर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ वॉलेंटियर से 67,000 पर डे आता है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास 67,000 प्लस वॉलेंटियर्स हैं जो मेरी संस्था में 1 रुपया प्रतिदिन का डोनेशन करते हैं, जो कि मेरा क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है, प्लान है। वो हमारे यहाँ सिर्फ 1 रुपया डोनेशन लिया जाता है। अगर आपको मेरी संस्था माधव जन कल्याण फाउंडेशन से जुड़ना है, आप 365 रुपए का डोनेशन दीजिए, मेरी संस्था आपको एक कार्ड बना के दे देगी, छुट्टी। आप समाज सेवा करें, हमें फोटो भेज दीजिएगा, हमारे यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी, छुट्टी। बस इतनी सी सेवा के लिए हम आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, सिर्फ इसके लिए 1 रुपया डोनेशन लेते हैं। अब सोचिए अगर मेरे पास 67,000 प्लस डोनर मेरे सोशल वॉलंटियर्स अवेलेबल हैं, अगर इसको पर डे में कन्वर्ट किया जाए, 365 का मतलब क्या हुआ, रोज का 1 रुपया, 67,000 लोग हैं सर। तो मेरे पास क्राउड फंडिंग के माध्यम से पर डे कितना आ रहा है, 67,000 पर डे। अगर मैं आप लोगों की तरह उस समय सोचता 3.5 लाख का सॉफ्टवेयर, 3,60,000 का, नहीं भैया मैं नहीं ले रहा, तो शायद मैं आज आपकी तरह किसी मीटिंग को अटेंड कर रहा होता और मेरे सामने कोई एसके यादव या कोई एनजीओ गुरु मुझे सिखा रहा होता। ये प्रैक्टिकल चीज है और इसको बिल्कुल अपने ऊपर मत लीजिएगा मत, मैं सिर्फ बता रहा हूं।
देखिए रिस्क लेंगे तो कुछ होगा, और ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। आज आप सोचो कि यार मैं 10,000 रुपए महीना कमाना शुरू कर दूं और मुझे एक दुकान खोलनी है, सर उस दुकान में 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए का माल ला के डालना पड़ेगा। मानते हैं? मानते हैं ना? अगर आप ये सोचो कि कोई चीनी लेने आएगा, मैं उसके 40 रुपए जमा करवा के फिर दुकान से चीनी लाऊंगा 38 रुपए में, फिर उसको 40 रुपए में बेच दूंगा, 2 रुपए बचा लूंगा, मैं तो दुकान ऐसे चलाऊंगा। क्या ये संभव है? क्या दुकान ऐसे चल जाएगी? नहीं। अगर आपको 10,000 रुपए महीना कमाना है सर, तो 2 लाख रुपए दुकान में इन्वेस्ट करके बैठना पड़ेगा सामान लेकर आपको। और ग्राहक की कब से शुरू हो कोई भरोसा नहीं, 15 दिन भी लग जाए, 20 दिन भी लग जाए, महीना भी लग जाए, 2 महीना भी लग जाए। सर क्या जब आपने कंप्यूटर सेंटर खोला था तब ये सोचा था कि जब मेरे पास कोई बच्चा एडमिशन लेगा तो उसके पैसों से ही मैं पीसी लेकर आऊंगा, नहीं फिर सर, दूसरा बच्चा एडमिशन लेगा तब मैं उससे नेट का कनेक्शन लगवाऊंगा, जब तीसरा बच्चा एडमिशन लेगा तब मैं लाइट का कनेक्शन लूंगा, उसके बाद 15 दिन बाद कहूंगा भैया 15 दिन बाद से बैच शुरू करूंगा, आ जाना। क्या चल नहीं पाता सर सेंटर ऐसे? नहीं, इम्पॉसिबल। लाखों रुपए इन्वेस्ट किए होंगे ना सर, यस सर, तब शायद आज ये आपका अर्निंग सोर्स भी होगा, यस राइट? सर, यस। तो कभी भी लागत से घबराना नहीं है, बस सिर्फ ये देखना है कि हम लागत लगा कहां रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो किसी फेक कंसल्टेंट के चक्कर में पड़ जाओ और वहां लुटा के डुबिया आ जाओ अपनी। पता लगे अरे यार महासंघ वाले तो ये वेबसाइट बता रहे थे हमें क्राउड फंडिंग वाली 2.5 लाख की, ये क्राउड फंडिंग वेबसाइट तो 35,000 में मिल रही है। तो दादा 35,000 में झुंझुना मिल तो जाएगा, बजाना कौन सिखाएगा उसको? क्योंकि उनको मतलब होता है सॉफ्टवेयर बेचने से, सॉफ्टवेयर चलाना नहीं देंगे, सिखाएंगे वो आपको। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ महासंघ के पास अच्छी चीजें हैं, नहीं, मैं काफी जगह कहता हूं ऑलमोस्ट अगर 60% देखा जाए तो महासंघ के पास जितनी भी चीजें सारी महंगी हैं कंपेयर टू द लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स। अगर मैं मेरे लोकल सर्विस प्रोवाइडर में किसी से संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाऊं सेक्शन 8 का, तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन आपने देखा होगा 5,000 7,999 रुपए, है ना? इतने में सेक्शन 8 का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ 21,000 में करके देता है। बस फर्क कितना है कि वो अपना बायोलॉज कैसे लिखते हैं, वो उनकी काबिलियत पर निर्भर है, हम अपना बायोलॉज कैसे लिखते हैं हमारी काबिलियत पर निर्भर है। उन्हें संस्था के बारे में कितनी नॉलेज है इस बात पे निर्भर करता है, और हमें संस्था की कितनी नॉलेज है उस बात पे निर्भर करता है हमारा चार्जेस। मैं जरूर कहता हूं कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के 60% से ज्यादा सर्विसेज लोकल मार्केट के बजाय महंगी हैं। मैं खुद कहता हूं महंगी हैं, पर फर्क है सर। एक 15,000 का वकील सिर्फ आपको तारीखें दिलवा सकता है, और वहीं 5 लाख फीस लेने वाला एपी सिंह 4 साल तक फांसी की सजा को खिंचवा सकता है लंबा। सोचिए, निर्भया केस देश का सबसे जाना माना सबसे चर्चित केस, जिसके अंदर पूरा देश एक तरफ, और फिर भी उस व्यक्ति ने 4 साल तक फांसी की सजा को टलवा दिया। आप सोचो कि वो आपके वकील की तरफ 15,000 फीस मांगेगा, लग रहा है आपको? उससे मिलने की फीस 2 लाख रुपए है। जिन लोगों को पता है उनके बारे में वो बखूबी रूप से जानते होंगे। उससे मिलने की फीस 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए आप जमा करो, फिर अपना केस उसको बताओ, वो केस पढ़ के बताएगा कि मैं इस केस की 5 लाख फीस लूंगा, 10 लाख लूंगा, 500 रुपए लूंगा, 1,500 रुपए लूंगा, वट एवर जो भी है। जो आपने काउंटर पे जमा किया था वो आपका टोकन मनी कट गया। अगर ज्यादा थे तो बाकी के पैसे दे जाना, कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अगर कम थे, मान लो 50,000 फीस थी उसकी, उस केस की, तो 1.5 लाख रुपए वापस ले जाओ, 50,000 कट गए उसके काउंसलिंग चार्ज। और यकीन मानिए, अभी तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ में अगर यादव जी से मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है 10-15 दिन पहले, क्योंकि शेड्यूल टाइट है, काफी जगह जाना आना होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा इंसान बन गया हूं, नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों की सेवाओं में इतना व्यस्त हो चुका हूं कि शायद मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पाता हूं, क्योंकि मैं सारी सेवाएं ऑनलाइन देता हूं, तो जरूरत नहीं पड़ती है मोस्टली मुझसे मिलने की या इन सब चीजों की। और उसके बावजूद बहुत सारी संस्थाएं फोन करती, जैसे अभी वो सज्जन ही कह रहे थे कि सर आपके दर्शन ही हो जाए इस बहाने। मैं कहा भैया आपको दर्शन देने के चक्कर में क्या पता कौन सा काम पेंडिंग छोड़ना पड़ेगा मुझे, है ना? क्या पता कहां से कौन सी इमरजेंसी कॉल आ जाए और मुझे उसको मना करना पड़े। क्योंकि मैं देखिए, अपॉइंटमेंट देने का मतलब क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति इतनी दूर से आ रहा है। अब मेरे यहाँ चाहे गाज गिर जाओ, अगर मैं उसको नहीं मिलता हूं इतनी दूर से बुलाने के बाद, फिर मेरी गलती है, क्योंकि व्यक्ति अपना समय पैसा खर्च करके आ रहा होता है कहीं दूर से, तो जिसको मैंने अपॉइंटमेंट दी थी उससे मिलना जरूरी हो जाता है फिर मेरा। तो अब ये सिस्टम भी धीरे धीरे खत्म होने वाला है, बता रहा हूं मैं आपको, एडवांस भी बता रहा हूं। जून के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी।
जैसे लोग एपी सिंह के बारे में सुनते हैं कि वहां पर मिलने से पहले पैसा जमा होता है, ठीक है, तो ऐसी कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी जिससे लोग बहुत कम आए मिलने के लिए। वो पूछेंगे यादव जी से मिलना था जी, और टेलीकॉलर कहा करेगी सर 5,000 रुपये जमा करवा दीजिए, मैं अपॉइंटमेंट बुक कर देती हूँ। कहेगा छोड़ो जी, हम तो फोन पे बात कर लेंगे, बाद में जान दो, नहीं मिलना हमें, उससे मेरा समय बचेगा ना। तो शायद ऐसी टेक्निक्स लगानी पड़ जाए आने वाले समय में। तो इस चीज का बुरा मत मानिएगा, ये मत सोचिएगा कि यादव जी आपके अप्रोच से बाहर हो गए, नहीं, मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हूँ और ऐसे ही अवेलेबल रहूंगा आपको हमेशा। बस सिर्फ आपको महासंघ के प्रति सक्रिय होना पड़ेगा। महासंघ आपके प्रति सक्रिय है, जितने हिसाब से आप सक्रिय हैं उतने हिसाब से महासंघ आपके प्रति सक्रिय है। जितना आप अपनी सक्रियता को बढ़ाते जाएंगे उतना महासंघ अपनी सक्रियता को बढ़ाता जाएगा। टीट फॉर टैट, बस इस पे ध्यान देना आपको। उम्मीद करता हूं कि शायद आज जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 4 या 6 लोग जो भी जुड़े, उन तक मेरा मैसेज बड़ा क्लियरली पहुंच गया होगा। और उम्मीद करता हूं कि अब जब भी महासंघ की ओर से कोई नई वीडियो डाली जाएगी या सोशल मीडिया पे कोई मैसेज डाला जाया करेगा या महासंघ की तरफ से कोई बात कही जाया करेगी, वो ऑटोमेटिकली मार्केट में 6 गुना बढ़कर पहुंच जाया करेगी। क्योंकि हम और सब तत्काल बिना आदेश के, सर ने ये बात बोली है, लिख दी व्हाट्सएप पे, छुट्टी, है ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा मैसेज 6 गुना ज्यादा स्पीड से चला जाया करेगा। ऐसी उम्मीद मैं आप लोगों से कर सकता हूं, क्योंकि आज पहली बार शायद आधे घंटे का हमने क्लास ली है केवल, उसके बाद हम पूरा 1.5 घंटा आज हम शायद हमने मन की बात की है। मोदी जी तो नहीं है हम लोग, लेकिन मन की बात कभी कभी कर लेनी चाहिए, है ना। यस सर। तो कभी कभी मन की बात भी कर लेनी चाहिए। आज मैंने शायद आपसे अपनी मन की बात की, मुझे भी अच्छा लगा, शायद आपको भी अच्छा लगा होगा, ठीक है। 100%। और आकांक्षाएं, उम्मीदें बहुत सारी हैं। मैं चाहता हूं मेरे एक एक साथी संस्था ना कम से कम सालाना 10 लाख का टर्नओवर करके चले। अगर वाकई में इन 36,000 में से 36 साथी भी सक्रिय है ना, तो यकीन मानिए मेरी वैल्यू 36 लाख की हो गई। क्योंकि एक एक साथी अगर 10-10 लाख के बराबर है और 36,000 लोगों में से सिर्फ 36 लोग सक्रिय हैं, तो 36 लोगों की वैल्यू 10-10 लाख रुपए की है। सबसे 1-1 लाख रुपए की हेल्प ले ली मैंने जरूरत पड़ने पर, तो मेरी 36 लाख की वैल्यू हो गई। मानते हैं मैं सॉफ्टवेयर बेच के आपसे 5 लाख 2 लाख कमा सकता हूं, शायद 36 लाख नहीं कमा सकता, लेकिन अगर मैंने आपको कामयाब कर दिया तो मैं आपसे 1 करोड़ भी कमा सकता हूं, है ना, जिसे हम कहते हैं फ्रेंड गिफ्ट। पता है आपको फ्रेंड गिफ्ट किसे कहते हैं? आपके पास 100 दोस्त हैं, सबसे 1-1 रुपया ले लो आपका 100 रुपए का काम चल गया और कोई वापस नहीं मांगेगा। इसे कहते हैं फ्रेंडली गिफ्ट। बात समझे? उस पे काम करना स्टार्ट कीजिए। और कहीं ना कहीं जो हम क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर देते हैं ना, उसकी पॉलिसी भी वही होती है। मैं अपने आप 1 रुपया डोनेशन क्यों लेता हूं? कोई भी डोनर 67,000 लोगों में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुझसे आंख मिलाकर ये कह सके कि सर आप मेरा डोनेशन कहां खर्च करते हो, क्योंकि इतना बड़ा डोनेशन उसने दिया नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं अपनी तरफ से सक्रिय हूं तो उसे पूछने का मौका ही नहीं मिलता कि कहां खर्च किया, राइट। क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर की कंडीशन ही कुछ ऐसी है, सिर्फ सदस्यता नहीं मिलती उसमें, आपको उसमें एक ड्यूटी मिल जाती है, हर हफ्ते कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटी करनी है। अब 67,000 लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। मैं आपको मैं दिखाता हूं, कुछ चीजें और भी हैं मेरे साथ शेयर करने की। मैंने बताया ना, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं सोशल मीडिया पे डाल नहीं पाता हूं, समय ही नहीं होता, फुर्सत नहीं होती इतनी, लेकिन मैं कुछ चीजें आपके साथ जरूर शेयर कर सकता हूं। मेरे जो वॉलंटियर्स होते हैं वो करते क्या हैं, एक नमूना दिखाऊं मैं आपको, है ना, आप लोग भी जानना चाहोगे कि आखिर ये मेरे वॉलंटियर्स करते क्या हैं। इनको सिर्फ, मुझे इनसे एक ही काम होता है, 365 रुपए ले लेने होते हैं, और इनको एक टास्क दे देता हूं हर हफ्ते का, कि हर हफ्ते आपको कुछ ना कुछ जरूर करना है। आप कुत्ते को रोटी डालो, आप गाय को चारा खिलाओ, आप कुछ भी करो। अब ये हमारे वॉलंटियर्स मुझे किस टाइप की फोटो भेज रहे हैं, आई थिंक सो क्लियर होंगी। कुत्ते को दूध या पानी डालते हुए, राइट, है ना, राइट, एक वीडियो बना के भेज दी, राइट। बस हर हफ्ते मुझे इनसे यही चाहिए होता है। अब सोचिए 67,000 लोग हर हफ्ते कुछ ना कुछ भेज रहे हैं, तो मेरी संस्था कितनी एक्टिव हुई समझे आप? और मुझे किसी को हिसाब नहीं देना मैं इस पैसे का करता क्या हूं।
क्राउड फंडिंग की अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, और अभी भी जो साथी क्राउड फंडिंग सेक्टर में आना चाहते हैं, मैं अभी भी, क्योंकि जो लोग यहाँ जुड़े हैं 7 लोग थे, 7 में से एक और कम हो चुके हैं, शायद उनको सीखने या सिखाने से मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ प्रोजेक्ट सीखना था, बस सीख लिया, उन्हें लगा अब मन की बातें होने लगी तो हम लोग गायब हो जाते हैं, या हो सकता है उनको कोई काम भी हो। आने वाले 2 महीने के अंदर, 2 महीने भी क्यों, अब तो 1.5 महीना रहा है, 1 जुलाई से क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर की कीमतें दुगनी हो जाएंगी। आने वाले 1.5 महीने के अंदर क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर की कीमतें दुगनी होने वाली हैं। अगर आप में से कोई भी साथी अब भी इच्छुक है, मैं नहीं कह रहा हमसे लेना है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर आपको क्राउड फंडिंग की लाइन में जाना है तो सुनहरा मौका अभी पड़ा हुआ है। आने वाले 1.5 महीने, यानी कि 1.5 महीना भी मत छोड़ के चलिएगा, 15 जून तक क्राउड फंडिंग की लाइन में उतर जाएगा, चाहे आपको सॉफ्टवेयर लेना हो, वेबसाइट लेनी हो, कहीं से बनवानी हो, किसी के यूज करनी हो, वटेवर, आपको दुनिया के क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर वाली साइटों पर अपने कैंपेन्स लगाने हो, जो भी कुछ करना हो, कहने का मतलब इम्पैक्ट ग्रुप पे लगाना हो, जो है किटो मिलाप पे जाना हो, तो चले जाइएगा, क्योंकि जुलाई के बाद ये सारी सर्विसेज पेड हो जाएंगी, क्योंकि जैसे सॉफ्टवेयर के रेट डबल होंगे, ये लोग अपनी सर्विसेज को पेड कर देंगे। फिर अभी मौका है, अगर आपको सॉफ्टवेयर खुद के लेने हैं तो अभी मौका पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर, यानी कि 1 जुलाई से ये सारे सॉफ्टवेयर अपने आप में डबल कीमत के हो जाएंगे। जो चीज अगर आज आपको 35,000 में मिल रही है, 1.5 महीने बाद 70,000 की हो जाएगी। जो चीज अगर आपको महासंघ से दिख रहा है कि भाई 2.5 लाख में मिल रही है, तो वो चीज 4.5 लाख प्लस में हो जाएगी। अभी मौका पड़ा है, और ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ये मान के चलिए सॉफ्टवेयर अपने आप में अपनी वैल्यू को आपको चुका के जाता है। क्योंकि जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, अब मुझे देखिए सबका नहीं कह सकता मैं, लेकिन जैसी हमारे यहाँ पॉलिसी है, हमारे यहाँ पॉलिसी क्या है, जब आप सॉफ्टवेयर लेते हैं तो उसमें एक गारंटेड अमाउंट भी होता है कि 1 लाख का डोनेशन आपको करवा के दिया जाएगा। अब 1 लाख का डोनेशन अगर जो है सर्विस प्रोवाइडर करवा के दे रहा है, तो 2,56,000 में से बचा क्या फिर? 1,56,000। उसमें भी कई बार जब आप ऑर्डर बुक करते हैं, सब में नहीं कहता, 20% क्या होता है कि ऑफर लग के आ जाता है, 10% माफ, 15% ऑफ, 20% ऑफ, वो बच गया तो बचा ही क्या फिर? ठीक है, वो बच गया तो बचा ही क्या फिर? और जैसे समर सेल चल रही है इस समय, समर सेल चल रही है इस समय, उस समर सेल के अगर मैं आज की बात करूं तो सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री में पड़ता है। अगर मैं आज की डेट की बात कर रहा हूं तो, कल का नहीं पता मुझे, समर सेल का आज के ऑफर में क्राउड फंडिंग वेबसाइट साथ में फ्री है उस सॉफ्टवेयर के। अब क्राउड फंडिंग वेबसाइट ही 1.5 लाख रुपए की होती है, जैसे महासंघ की अपनी साइट है ना क्राउड फंडिंग की, ऐसी खुद की साइट फ्री मिल रही है सॉफ्टवेयर के साथ में। तो कीमत क्या पड़ी फिर आपको? 1 लाख डोनेशन में आ जाएगा, सर्विस डोनेशन में, है ना, 1.5 लाख रुपए की साइट फ्री मिल गई, लगा कितना? 6,000 रुपए। 2,56,000 सारा ही पे किया आपने, 1 लाख की साइट, 1.5 लाख की साइट मिल गई, 1 लाख रुपए डोनेशन में आ ही जाने हैं वापिस, ठीक है, बचा कितना? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए में लाइफ टाइम सॉफ्टवेयर महंगा है क्या? नहीं ना। बस महंगा हमें क्यों दिखता है? क्योंकि एक साथ हमारे पास चुकता करने के लिए, भुगतान करने के लिए 2.5 लाख नहीं होते हैं, 35,000 नहीं होते हैं लोगों के पास। काफी लोग 35,000 में भी वेबसाइट देते हैं, वेबसाइटें दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वो सॉफ्टवेयर के नाम पे वेबसाइट बेचते हैं सिर्फ। तो आपको देखना है कि आप खरीद क्या रहे हैं, ऐसा ना हो कि सॉफ्टवेयर के चक्कर में आप वेबसाइट खरीदो, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर ना एसएमएम होता है, जो है आपका डीएमएस होता है, डोनर मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसका अपना, उसमें एक प्लान इनबिल्ट होता है, किस प्लान पे आप काम कर रहे हैं। जैसे आपने महासंघ की साइट देखी है, वो वेबसाइट है, उस पर आप कैंपेन लगा सकते हैं बस, उसका कोई इनबिल्ट नहीं होता कुछ भी उसमें। हाँ, आपका कोई पहले से डीएमएस बना हुआ था, उन डोनर्स को आप उस प्लेटफॉर्म पे ले आए, वो अलग चीज है। जैसे हमने महासंघ के, मेरे जितने डोनर्स हैं उनको मैंने महासंघ के प्लेटफॉर्म पे हैंड ओवर कर दिया है, क्योंकि हमें महासंघ की साइटों को, संस्थाओं को भी क्राउड फंडिंग करवानी है उसके लिए। तो अगर आपका जब भी मन करे तो 1-1.5 महीने का मौका आप लोगों के पास अवेलेबल है। आने वाले समय में यही चीज दुगनी महंगी हो चुकी होगी, फिर शायद आप पछता रहे होंगे
क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी क्राउड फंडिंग के बारे में बताने के लिए, उस समय मुझे याद है इस सॉफ्टवेयर की कीमत मात्र 76,000 रुपये थी, जो आज हमारे पास 2.5 लाख का है। आज से 2 साल पहले, बस लॉकडाउन से पहले मैंने खुद बेचा है। 76,000 में सॉफ्टवेयर बेचा, उसके अंदर 5 लाख क्राउड फंडिंग करवा के देता था मैं। 76,000 का सॉफ्टवेयर बेचता था, और उसमें जो प्रोग्राम मिलते हैं, 12 प्रोग्राम मिलते थे उस समय, हर महीने एक प्रोग्राम मिलता था। 12 प्रोग्रामों के अंदर 5 लाख का डोनेशन दिलवाने की गारंटी मिलती थी। आज वही सॉफ्टवेयर 2.5 लाख का हो चुका है और 1 लाख की गारंटी रह गई बस। अब क्या पता जून के बाद क्या हो, पता लगे 5 लाख का सॉफ्टवेयर है, गारंटी वारंटी कुछ नहीं, खुद चलाते रहना भैया। तो ऐसा ना हो जाए, अभी मौका है। जो साथी चाहें वो अपना बिल्कुल व्यवस्थाओं में लग जाए। हाँ, एकदम पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। काफी सारी कंपनी जो है पार्ट पेमेंट लेती हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट लेती हैं, ठीक है। महासंघ भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स लेता है, 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करना होता है आपको। तो वो सब चीजें आपके जब जब आप बार्गेनिंग करते हैं उसके ऊपर डिपेंड हो जाती है कि भाई आपको पेमेंट कैसे कैसे करनी है। वो हर एक कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, ठीक है। पर मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, जो सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको दे रहा है वो मार्केट में महासंघ की वैल्यू से आधी कीमत में उपलब्ध है। अब सोचो, कोई व्यक्ति होगा ऐसा जो अपना प्रोडक्ट बताने के बाद कह रहा हो कि मार्केट में मुझसे सस्ते वाले भी बैठे भैया, यही चीज देंगे भैया और आधी कीमत में देंगे भैया। कोई ऐसा बंदा मिलेगा आपको? पर वो क्या देंगे? वो सिर्फ प्रोडक्ट देंगे, सर्विस नहीं देंगे आप। इतना फर्क है। यहां आपको प्रोडक्ट, सर्विस और भरोसा तीनों चीज मिलती है। इतना सा फर्क है, और शायद इसीलिए कॉस्टिंग ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर आपको कोई गारंटी नहीं देता। कभी आप सॉफ्टवेयर कहीं से लेके बात करना है जी, सॉफ्टवेयर में डोनेशन कितना करवा के दोगे, वो कहेंगे जी हम सिर्फ बता देंगे डोनेशन कैसे लेना होता है, कितना आ रहा है कितने, हमें उससे मतलब नहीं। पहले डोनेशन तक, चाहे पहला डोनेशन आए 10 रुपए का, बस वहां गारंटी खत्म उनकी। चाहे वो 100 रुपए उन्हें खुद से ट्रांसफर करने पड़े आपको, ठीक है। वो 100 रुपए आपको डोनेशन दिखा के कह देंगे सर पहला डोनेशन मिल गया, हाँ जी मिल गया जी, एग्रीमेंट पे साइन करके दे दो मैं कि हमें पहला डोनेशन मिल गया, बात खत्म। अब आप जानो ना, आपका सॉफ्टवेयर जाने, हमारे 35,000 रुपए वसूल, बात खत्म। ठीक है। तो ऐसे चक्करों में मत पड़ जाना, क्योंकि महासंघ का काम है आपको अच्छे और बुरे की पहचान भी बताना, ठीक है। आप कहीं से भी लें, महासंघ उसके लिए आपको बाध्य कभी नहीं करता है। और कभी भी आपने सुना भी नहीं होगा राष्ट्रीय जो महासंघ कंसल्टेंसी सर्विस देता है, किसी को पता था आज तक? जबकि हम मना करते हैं खुलेआम से, कंसल्टेंट की जरूरत ही नहीं है एनजीओ को, जरूरत ही नहीं है एनजीओ को। और हम खुद क्या दे रहे हैं? कंसल्टेंसी की फ्रेंचाइजी। समझना चीजों को, क्योंकि हम यहां पर जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, हम यहां से सर्विस नहीं बेच सकते, और ना ही हमें अलाउ है। मैं अगर कंसल्टेंसी देना चाहूं, मुझे अलाउ नहीं है। हाँ, मैंने आपको फ्रेंचाइजी दे दी है, आप मुझसे काम करवा रहे हैं, वो अलग चीज है। सर्विस जा रही है लेकिन घूम के जा रही है, तो उसमें आपका फायदा है, कोई बुराई नहीं है। तो जो लोग जो है ये सर्विसेज लेना चाहें, सखी प्रोजेक्ट लेना चाहें या कंसल्टेंसी सर्विसेज लेना चाहें, तो ले सकती हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास फंड रेजिंग की, आपका कुछ जाना नहीं है, ठीक है। एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी अमाउंट है, क्योंकि संबद्ध संस्थाएं अगर हैं तो उसमें भी आप पे नॉर्मल ही लागू होगा जो पहले था, ठीक है जी। वो सिक्योरिटी अमाउंट आपका लागू होगा। सर्विसेज आपको सिर्फ मार्केटिंग करनी है, ग्राहक आए, उधर पैसा लिया, इधर डॉक्यूमेंट भेज दिए, छुट्टी। एनजीओ की टीम अपने आप बना के देगी, आपको इधर से उठाना उधर दे देना, ले भैया हो गया। कोई कमी हो तो बता दियो। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज आवर प्रायोरिटी, है ना। साथ साथ उसको ये और कहो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज आवर प्रायोरिटी। जब तक आप संतुष्ट ना हो सर, तब तक हम बैठे हुए हैं। आपका क्या जा रहा है? वापस भेज देना टीम को, भाई ठीक करके दे, यहाँ पे गलती बता रहे हैं, है ना। फंडिंग एजेंसी ने यहाँ पर कमी बता दी है, ठीक करके दो। आपको थोड़े बार बार पैसा देना है, आपने तो एक बार दे दिया, चाहे वो 50 बार कमी करवाए आपसे पूरी, आपको थोड़ी कमी पूरी करनी है, टीम करेगी अपने आप। आप फ्री में बीच में जो है कंसल्टेंसी का पैसा बचा रहे, तो क्या बुराई है? कीजिए, ये भी फंड रेजिंग है। हो सकता है यहां से इतना अच्छा कमा लो आप कि 2 दिन 2.5 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर भी ले लो, क्योंकि प्रोजेक्ट अब बहुत आ रहे हैं। सबको पता है कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, प्रोजेक्ट बहुत हैं, और ऊपर से चुनावी साल भी है, तो प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद भी लोगों को ज्यादा है, इसलिए लोग ज्यादा अप्लाई करेंगे इस बार। ज्यादा अप्लाई करेंगे तो 2 4 10 ग्राहक तो आपको भी मिल जाएंगे भाई, है ना। एक एक ग्राहक से 5 5 हजार रुपये भी कमाए तो 50,000 एक मुश्त आ रहे हैं एक महीने में, क्या उनसे बुरे हैं भाई। तो
जो भी आपको चीजें बताई जाती है ना, उनको लाइटली मत लीजिए, आपके बहुत फायदे की होती है। हाँ, मानता हूँ स्थितियों के हिसाब से हमें लगता है कि यार हम अभी इसके लिए कैपेबल नहीं है, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आपने उस समय पर काबू पा लिया एक्सक्यूज पर, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अगर सिर्फ इस एक्सक्यूज को आप उस समय पर काबू पा गए तो आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए। शायद अगर मैं उस दिन ये एक्सक्यूज कर देता कि मेरे पास अभी यार 3.5 लाख रुपए नहीं है लगाने के लिए, तो शायद मैं एनजीओ गुरु के रूप में आपके सामने नहीं बैठा होता। मैं भी कहीं फेसबुक पे डाल रहा होता, भैया कोई प्रोजेक्ट हो तो बता दो, कोई ग्रांट दे दो, है ना। लेकिन मैंने रिस्क लिया, वहां से अच्छी जो है प्लेटफॉर्म मिला मुझे, कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ी फालतू फंड्स वगैरह के लिए। दिमाग फ्री रहा, अच्छे काम करता रहा, अच्छे काम करता रहा, लोग जुड़ते रहे, पूछते रहे सर आप कैसे अच्छा कर पा रहे हो, हमें तो ये करके देखा, ऐसे नहीं हुआ। तो अपनी गलती भी वो खुद बता रहे हैं, बस उनकी गलती उनको सिखा रहा हूं मैं, और कर क्या रहा हूं मैं, आप लोगों की गलती आपको बता रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। और ये गलतियां मुझे आप खुद ही बताते हो कि सर हमने ऐसे अप्लाई किया था, ये किया था, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं मिला। आप खुद ही बता रहे हो आपने गलती कहां कर दी। बस मैं आपको सिर्फ बता देता हूं भाई आप यहां पर गलती कर गए, आपकी चीज को सिर्फ आपको समझाता हूं और कुछ नहीं करता मैं, आपसे ही सीख रहा हूं, आपको ही सिखा रहा हूं। और यकीन मानिए मैं फिर कह रहा हूं, आज के समय में किसी भी कंसल्टेंट से अगर इस वीडियो को सोशल पब्लिक करना पड़े कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबी होगी, बहुत कम लोग देखेंगे, स्किप करके बहुत ज्यादा लोग देखते, तो ट्रिक तो बची जाएगी, हमारा जो मेन जो फॉर्मूला दिया हमने वो बची जाएगा। मैं आपको क्लियर गारंटी से कह रहा हूं, पब्लिकली कह रहा हूं, आज तक आपने जितने भी मेंटर्स देखे होंगे सोशल मीडिया चैनल पर, किसी भी मेंटर, किसी भी सीए, किसी भी कंसल्टेंट या किसी भी एनजीओ गुरु के पास उतने क्लाइंट नहीं हुए जितने क्लाइंट मेरे पास है। दिल ठोक के कहता हूं, गारंटी से कहता हूं, इतने क्लाइंट्स डील करता हूं मैं, सिर्फ इसी वजह से कि लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। उन्हें पता है जो व्यक्ति फ्री में अच्छा ज्ञान दे रहा है वो पैसा लेके तो अच्छा, बहुत अच्छा काम करेगा ना। तो इसलिए मेरे पास ग्राहक भी ज्यादा आते हैं। चलिए खैर, काफी समय हो गया, आप लोगों का भी घर में आराम करना होगा, खाना वाना भी खाना होगा। आज काफी सारी मन की बातें हुई इस बहाने। आज पहली बार मोदी वाली फीलिंग आई है यार, है ना, क्योंकि मोदी जी भी क्या करते हैं, वो बोलते रहते हैं, वो कौन सुन रहा है उन्हें नहीं पता, बोलने वाले को मौका मिलता नहीं है ना। तो आज अपने आप में फील हुआ यार, मोदी वाली फीलिंग आई है कि मोदी जी ऐसे अपने मन की बात करते हैं, लोग सुनते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं जयराम जी की, है ना जी। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा ज्ञान मिल गया, बहुत कुछ सीखने को मिल गया है। नहीं, मैं नहीं कह रहा सर, मैं तो ये कह रहा हूँ मुझे आज मोदी वाली फीलिंग आई मन की हाँ बात ओके करके। ओके। मन की बात करके मुझे मोदी वाली फीलिंग आ रही है आज, अपने आप में मोदी सा महसूस कर रहा हूँ। ठीक अरे है बाप रे। मैम, शायद आप अनम्यूट नहीं हुए मैम, मैम आप अनम्यूट नहीं हुए हैं शायद। जी हाँ मैम। सर, भविष्य के मोदी जी आप ही बन जाएंगे सर। अरे नहीं नहीं मैम, मुझे मुझे राजनीति में नहीं जाना है, मुझे राजनीति में कतई नहीं जाना है। ठीक है, मैं अपनी लाइन में मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, क्योंकि शायद हम राजनीति में जाकर समाज को उतना नहीं बदल सकते जितना हम संस्थाओं में बदल सकते हैं, क्योंकि जहां शासन और प्रशासन का फेलियर होता है वहां संस्थाएं आगे आती हैं। कहीं भी कोई सा भी उदाहरण चेक कर लीजिएगा आप, जब जब जितनी बड़ी बड़ी महामारी आई हैं वहां वहां सरकार और प्रशासन फेल हुआ है और संस्थाओं ने मोर्चा संभाला है। बिल्कुल तो सही हम है। अपने आप में पर्याप्त हैं, हमारा वैल्यू, हमारा कद मोदी से बढ़ के है, अगर हम अपनी वैल्यू को खुद समझें तो। जी जी। मोदी या जितने भी मंत्री हैं ये हमारे दिए हुए टैक्स के पैसों पर अपनी जिंदगी चला रहे हैं। अगर एक बार सैलरी बंद करवा दो, गारंटी ले रहा हूं भाई साहब, घर से बुला बुला के खड़े करने पड़ेंगे, भैया पर्चा भर दे एमएलए का। अगर तनख्वाह वनख्वाह खत्म कर दी जाए ना तो कोई सरपंच नहीं बनेगा, कोई एमएलए नहीं बनेगा। बिल्कुल सही ये है। हकीकत बात है, ये हमारे पैसों पे जिंदा है, हमसे बढ़ के थोड़े हैं। ठीक है जी, चलिए काफी अच्छा लगा आप सब लोगों से वार्तालाप करके। ठीक है, और थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, आज आप लोगों ने मुझे मोदी वाली फीलिंग दी। ठीक है, मन की बात कहने का मौका दिया। उम्मीद करता हूं आगे भी हम लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखता रहेंगे, नई नई चीजें जो है इन्वेंट करते रहेंगे, कुछ नए नए टॉपिक्स, कुछ नए नए टूल्स इजाद करते रहेंगे। टूल्स बहुत सारे हैं, टूल्स की कमी नहीं है, टूल्स बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत कुछ सिखाया जाएगा, पर धीरे धीरे।
अब इस टूल को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करना स्टार्ट कर देना, जिससे आप इससे फेमिलियर हो जाओ, इस साइट को आप दोबारा ना भूलो, इसको बार बार प्रैक्टिस में लेके आना है। आज आपने एक ऑनलाइन जो है प्रपोजल राइटिंग सीखी है, कैसे अप्लाई करते हैं। अब ऑनलाइन बहुत सारी हैं, SBI, HCL, है ना, काफी सारी हैं। वीडियोस पुरानी उठा लेना कोई भी, उसमें जहां ऑनलाइन मिल जाए ना, वहां इस टूल का यूज करके एक बार उसको भर के जरूर देखना। सबमिट करना चाहे मत करना, भर के जरूर देखना। उससे क्या आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हर जगह प्रोजेक्ट अलग अलग होता है। यहाँ पर रोड सेफ्टी का था, वहां किसी और चीज का मिलेगा, राइट। तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको परफेक्ट खुद बनना है, प्रैक्टिस आपको करनी है। मैंने सिर्फ आपको बता दिया तरीका, प्रैक्टिस अब आपको करनी है। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज घर वाली फीलिंग आ रही है, सब बैठ के बातें कर रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू सर। और जल्द ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जून के अंदर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ एक बैठक का आयोजन कर रहा है संस्थाओं की। देश भर से बहुत सारी संस्थाएं इस बैठक में आने वाली हैं। रजिस्ट्रेशन लाइंस इसी वीक में स्टार्ट कर दी जाएंगी, जगह फाइनल होते ही। और जगह भी बता देता हूँ आपको, हरिद्वार में होने वाली है। तो इस बहाने जून में छुट्टियां मनाने का भी मौका मिल जाएगा और बैठक में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। तो तैयार रहिएगा, अपने आप को तैयार रखिएगा कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठक का हिस्सा बनना है आप सबको। 2 दिन की बैठक रहेगी, हरिद्वार में रहेगी। सिर्फ टाइम और वेन्यू के लिए मैं कल या परसों जा रहा हूँ, डिपार्च कर रहा हूँ यहाँ से, और कल या परसों जाते ही मैं वहां पर जैसे ही जगह फाइनल करता हूँ, वैसे ही आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा कि किस जगह और किस डेट को होने वाली है हमारी बैठक। तो उसका हिस्सा बनेंगे। कोशिश करें हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचे, राइट। बैठक का मतलब होता है हम सब लोग जैसे आज बात कर रहे हैं, ऐसे हम बैठ के बात करेंगे। वहां पर जो भी कुछ सीखने को मिलेगा वो सिर्फ मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। अगर मेरी संस्था के अंदर 7 मेंबर है तो 7 के लिए जरूरी है। तो हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, यानी कि हम अपनी पूरी टीम को लेकर पहुंचे जो हमारी कार्यकारिणी है, और हमारे आसपास जो संस्थाएं हैं उनको भी लेकर पहुंचे। तो एक दूसरे के एक्सपीरियंस को सुनने और समझने का मौका मिलेगा। डेट और वेन्यू इसी वीक में जहां तक है फाइनल कर दी जाएगी। तो जून की छुट्टियों का मौका रहेगा, परिवार को साथ ले सकते हो भाई, चलो हरिद्वार घूमने के लिए, है ना। इस बहाने हरिद्वार घूमना हो जाएगा, बैठक की बैठक हो जाएगी, है ना। तो अरेंज किया जा रहा है, टीम से अनुरोध कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय आज जल्दी छोड़ के चले गए हमें। उन्होंने भी कहा था, 2-3 बार बोल चुके वो आने के लिए, अभी वो आए नहीं। जैसे वो आ जाएंगे मैं बस तुरंत हम और सर निकल जाएंगे, जगह फाइनल करके आएंगे और आप लोगों को वेन्यू दे देंगे उसका। फिर उसकी भी तैयारी कीजिए, ठीक है जी। सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट दादा, गुड नाइट। गुड नाइट जी।